मेरे से अगर कोई पूछता है भाई लड़की छोड़ के चली गई, भाई परेशान चल रहा हूँ, ये है वो है, मैं पहली चीज कहता हूँ, अगर तुम्हारे पास जो है थेरेपी वेरेपी का जुगाड़ नहीं है, अच्छे दोस्त नहीं है, ओशो को सुनो। अगले 3 महीने सुनो ओशो को, वो तुम्हें बदल के रख देगा भाई। अगले 3 महीने में, मात्र 3 महीने में तुम्हें बदल देगा। कि अगर आप कांत को रिलीजियसली रिगरसली पढ़ेंगे, जस्ट बाय रीडिंग कांत, आप जो है एक ढंग के फिलोसोफर बन सकते हैं। जो संसार है, जगत खुद में जो है वो है नॉमिना, और इस नॉमिना को तुम नहीं जान सकते, लेकिन तुम जान किसे सकते हो? फिनोमिना को। आई एम नॉट अ कम्युनिस्ट, बट आई थिंक कि कम्युनिज्म अभी इस टाइम में मे बी 20 years डाउन द लाइन मोर प्रोबेबल हो सकता है, कि तुम अपने काम से कंप्लीटली डिसोसिएट हो चुके हो, इतना मैकेनिकल सब कुछ हो चुका है। तो तुम्हें जो काम का फुलफिलमेंट भी जो मिलता था, वो भी खत्म हो चुका है, और पैसा तुम्हें दिया नहीं जा रहा है, और तुम्हारी नौकरी भी लगातार खतरे में है कि कभी भी तुम निकल सकते हो। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद आईटी पीपल। एलियनेशन इज हैपनिंग विद। शुरुआत है ना, मैं सबसे जो आपसे सबसे पूछा ही जाता होगा, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहूंगा क्योंकि मैंने कभी आपके मुंह से नहीं सुना। ओशो के ऊपर आपके विचार कि यार, आपको लगता है ओशो बहुत ज्यादा अभी जैसे रील में फट रहा है, हर कोई बंदा स्टेटस लगा रहा है क्योंकि यूथ बहुत देख रहा है, उसको पसंद कर रहा है। आपको लगता है, बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, कि वो ओवररेटेड है बहुत ज्यादा? दो एस्पेक्ट है ओशो के। पहला, ओशो एज अ स्पीकर ओवररेटेड नहीं है, मैं ये मानता हूं, और ये बात मैंने कह भी रखी है कि बीते शायद 1000-2000 साल में उसके जैसा स्पीकर नहीं हुआ। सो अगर तुम ओशो को सुनोगे, अभी तुम अगर किसी भी स्पीकर के पास जा रहे हो, उससे तुम बात कर रहे हो, और उससे कह रहे हो कि भाई मुझे अपना ओरेशन ठीक करना, तो वो तुम्हें क्या बताएगा? अपने उच्चारण ठीक करो। उच्चारण में तुम्हारा जो है साशा ठीक होना चाहिए, जाजा ठीक होना चाहिए, खाखा ठीक होना चाहिए। ये बेसिक्स हैं जो तुम्हें ठीक करने के लिए फोकस करेगा। अगर तुम बिहार से हो तो ये और ज्यादा उड़े होंगे, अवध से हो या पूर्वांचल से हो ये और ज्यादा उड़े होते हैं। तो ये सारी चीजें ठीक करने को कहेगा, फिर इम्फेसिस करने को कहेगा, स्ट्रेस करने को कहेगा, दुनिया भर की बातें ठहर ठहर के बोलने को कहेगा। ये सारी चीजें सिखाई जाएगी। ओशो के साथ सीन ऐसा है कि ओशो का एक भी उच्चारण ठीक नहीं है। उसका शासा खराब है, उसका जाजा खराब है, उसका फाफा खराब है, उसका खाहा भी खराब है। और उसके बाद भी मैं, जो कि उर्दू अदब से इतनी क्लोजली एसोसिएटेड हूँ, पढ़ना लिखना लगातार उस डोमेन में चलता रहता है, मुझे वो चीजें ऐसे थप्पड़ की तरह पड़ती है कान पे, जब कोई व्यक्ति बात करता है, कोई बड़ा आदमी, नॉर्मल लोगों को मैं जज नहीं करता, पर कोई बड़ा आदमी जब बात करता है और वो कह, लेट से उसने जहीन की जगह जहीन की जगह जहीन बोल दिया, तो ये चीज खराब लगती है। या शलजम की जगह सलजम बोल दिया, या इंस्टाग्राम की जगह इंस्टाग्राम बोल दिया, समझ रहे हो? ये छोटी छोटी चीजें वो खटकती हैं। ओशो के केस में नहीं खटकती हैं यार, वो उसको भी स्मूथली लेके चला जाता है। तो मैं वही कह रहा हूँ, ये जितने भी ओरेटर्स और जो भी रूल बुक्स चल रही हैं, उन सबसे इतर है ओशो, इन टर्म्स ऑफ हिज ओरेशन, जिस तरह से वो बात कर रहा है, तो एक सम्मोहन तो है, सम्मोहित कर लेता है, एंड ओशो नोस तुम क्या सुनना चाहते हो। सो ये बहुत बड़ा आर्ट है। लोगों को नहीं पता है कि तुम क्या सुनना चाहते हो, किसी को नहीं पता। ओशो को पता है तुम क्या सुनना चाहते हो, तुम्हें भी नहीं पता होगा तुम क्या सुनना चाहते हो, पर ओशो को पता है, और वो उसी हिसाब से तुमसे बात करेगा। इसीलिए वो अपनी बात को कॉन्ट्रेडिक्ट इतना ज्यादा करता है। शायद कोपले फूट पड़ी वाली जो उनकी सीरीज है, उसमें उन्होंने कोई बात कही होगी जो वो अष्टावक्र गीता वाली सीरीज में वो काट दे, या फिर संभोग से समाधि में कोई बात कही होगी, वो लट से छंदोपनिषद पे कमेंट्री करते हुए वो बातें काट दे। और इसीलिए विरोधाभास भर भर के होता है, क्योंकि ओशो ये नहीं चाहता कि जो है लोग उसको लेकर बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाए, सम्मोहन बढ़ता चला जाए। इसलिए तुम नहीं जानते हो कि तुम क्या सुनना चाहते हो। एक ह्यूमन साइकी जो बेसिकली सुनना चाहती है, इंडियन ह्यूमन साइकी जो सुनना चाहती है, वो उसको सेटिस्फाई कर ले जाता है। मेरे से अगर कोई पूछता है भाई लड़की छोड़ के चली गई, भाई परेशान चल रहा हूँ, ये है वो है, मैं पहली चीज कहता हूँ, अगर तुम्हारे पास जो है थेरेपी वेरेपी का जुगाड़ नहीं है, अच्छे दोस्त नहीं है, ओशो को सुनो। अगले 3 महीने सुनो ओशो को, वो तुम्हें बदल के रख देगा भाई। अगले 3 महीने में, मात्र 3 महीने में तुम्हें बदल देगा। लेकिन उसके बाद उसे सुनना बंद कर देना, क्योंकि फिर उसके बाद तुम उसकी साइकी, उसके थॉट, उसके वर्ड व्यू, हर चीज को गुलाम हो जाओ। अगर तुम क्रिटिकल इनफ नहीं रहे तो। अब हमारा क्या है, हम तो इंडियन फिलोसफी में ट्रेन हुए, फॉर्मली वेस्टर्न फिलोसफी में फॉर्मली ट्रेन हुए, तो हमें पता है कि कहाँ पे ओशो सही बात कर रहे हैं, कहाँ पे ओशो अवॉइड कर रहे हैं डिफिकल्ट बातें, कहाँ पे ओशो सिर्फ और सिर्फ लोगों को चूरन बांटने के लिए बातें कर रहे हैं। हमें वो दिखता है, वो हमें समझ में आता है। और जिस तरह से वो बात प्रेजेंट कर रहे हैं, वो बहुत कमाल की। तो ये यही बात है ओशो को कुल मिला के, कि एज अ फिलोसोफर लोग प्रोपगेट करना चाहते हैं ओशो को, पर फिलोसफी का एस्पेक्ट उस तरह से मुझे बहुत ज्यादा दिखता नहीं।
क्योंकि जिन ट्रेडिशंस के बारे में उन्होंने बात की वहां पे बहुत रिगरस रिगरस बात हो रखी है। मतलब अगर तुम बुद्धिज्म में जाओगे, बुद्धिज्म में तुम अभिधर्म सूत्र अगर पढ़ोगे, वहां पे परसेप्शन केवल जो है, परसेप्शन एक्सपीरियंस जो है तुम्हारा, उसके लगभग 270 280 टाइप दे रखे उन्होंने। सो बुद्धिज्म में विपश्यना के अराउंड रिवॉल्व करता है। विपश्यना में तुम बॉडीली परसेप्शंस को और ज्यादा डिटेल में उन पे ध्यान देते हो, फोकस करते हो। उन्होंने कैटेगराइज कर रखा है 277 की 280 टाइप के परसेप्शन उन्होंने कैटेगराइज कर रखे हैं। सिमिलरली जैनिज्म में भी 300 के आसपास है। ओशो बीइंग अ जैन ये सारी बातें उन्होंने नहीं की है। बुद्धिज्म पे भी उन्होंने बात कर रखी है, उन्होंने नहीं की। सो डिटेल्ड बहुत सारी बातें हैं जो ओशो ने अवॉइड कर रखी है, क्योंकि उन्हें पता है वो बिकेंगी नहीं, उससे उनका कोई फॉलोअर नहीं आएगा। ये बातें मैं एज अ फिलोसफी स्टूडेंट पढ़ूंगा क्योंकि मेरे लिए फैसिनेटिंग, मेरे लिए फिलोसफी के छात्र की तरह इन बातों पे देखना इंटरेस्टिंग हो। पर जो है, जो नॉर्मल लोग हैं जिनके मन में चल रहा है जीवन क्या है, उनके लिए ये जरूरी बातें नहीं है। उनके लिए वो स्पिरिचुअलिटी का जो चूरन है वो चलता है, और वहां पे ओशो कमाल का काम करते हैं, और वो क्रैक कर ले गए। सो दैट इज द थिंग कि ओशो का सीन ऐसे ही चल रहा है। मतलब ही इज नॉट अ फिलोसोफर। उन्होंने पढ़ी है फिलोसफी, उनका शायद वो शायद पढ़ा भी रहते कहीं किसी डिपार्टमेंट में फिलोसफी। कई सारे ग्रंथ जो लगभग छुपे हुए थे, जिनके बारे में बात नहीं होती थी, उन ग्रंथों को मेन स्ट्रीम भी किया। उनमें से एक विज्ञान भैरव तंत्र है, कोई नहीं जानता था इस ग्रंथ के बारे में मासेस में, मेन स्ट्रीम किया ओशो ने ही से। फिर अष्टावक्र गीता के बारे में भी इतनी बात नहीं होती थी, मेन स्ट्रीम अष्टावक्र गीता को भी किया ओशो ने। तो ऐसा नहीं, ही हैज रेड, और उन्होंने कई सारे ग्रंथों को मेन स्ट्रीम किया, लोगों तक लेके गए। पर एज अ फिलोसोफर मैं नहीं देखता। तो आई थिंक कि बस ओशो ही सब कुछ नहीं है। जैसे तुम कहने लगते हो सब कुछ ओशो है, सारा फिलोसफी दर्शन जो कुछ भी सब ओशो किया है, वहां पे ओवर रेटेड हो जाते हैं। बाकी अगर उस चीज से हट जाओ और जिस तरह से ओशो को देख रहे हो, वहां पे आई फाइंड हिम इंटरेस्टिंग। ही इज थेरेप्यूटिक। लिसनिंग टू हिम इज थेरेप्यूटिक, लेकिन एक पॉइंट के बाद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसके बाद भी सुनते रहे तो तुम परेशान हो जाओ। फिर तुम सम्मोहन में कंप्लीटली आ चुके होगे। मतलब 3 महीना इज द थ्रेशोल्ड। 3 महीना बहुत टाइम है किसी आदमी को। अगर 3 महीना तुम रेगुलर सुन रहे हो, फिर तुम्हारी साइकिल कंप्लीटली उसके हिसाब से शेप हो जाती है। तो मैं इसे 3 महीने का थ्रेशोल्ड देता हूँ। 3 महीने से ज्यादा मत सुनो, बट 3 महीने में तुम्हें खुद चेंज दिखेगा, जस्ट बाय लिसनिंग टू वो शो। लेट से तुम मूव ऑन प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो, लड़की छोड़ के चली गई, समथिंग अराउंड दीज, या एग्जिस्टेंशियल इश्यूज जो चल रहे हैं, कुछ कर नहीं रहा हूँ वगैरह वगैरह, जैसे मेरे साथ भी चलता रहता है, पीएचडी क्या कर रहा हूँ एंड ऑल दैट, कोई वर्थ इट भी है कि नहीं। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि तुमने पीएचडी में जो चीजें प्रपोज की हैं, स्पेशली इन केस ऑफ फिलोसोफर्स, उनके जीवन की फिलोसफी लेटर ईयर्स में कंप्लीटली डिफरेंट चली जाती है। So, ये भी एक मन में चलता है। रसल के साथ फेमसली हुआ था। रसल ने पीएचडी की थी अपनी हीगल पे, फिर बाद में उसने कहा ये सब बकवास है, ये सब बकचोदी है, हटाओ। सो ये भी चीज अंदर से जो है काटती है कि व्हाट इफ मेरा जो अभी इंट्यूशन चल रहा है, जिस डायरेक्शन में मैं बढ़ रहा हूँ, व्हाट इफ इट इज ऑल रॉन्ग। ये चीजें भी बॉदर करती हैं। सो ये सारी जो है चलते हैं क्वेश्चंस मन ही मन। पर बात वही है कि प्ले इट, खेलो। ओशो को इन सब इश्यूज में भी सुनने में बेटर रहता है। आपको लगता है कि अगर ओशो इस वक्त में होते हैं, जब सोशल मीडिया का जमाना है, जब पूरी दुनिया कनेक्ट हो चुकी है एक दूसरे से, तब वो बोल पाते वो चीजें जो बोल पाते थे उस वक्त धर्म के ऊपर, इतने हाँ सारे जो गॉडली फिगर्स हैं उनके बारे में? हाँ हाँ, बोल लेते हैं। अभी तो उनकी और ज्यादा कल्ट फॉलोइंग होती भाई, ओशो अगर अभी होते। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, सदगुरु है जग्गी वासुदेव। अगर तुम मोटा मोटी जग्गी वासुदेव ने जो आर्गुमेंट्स जितने भी दिए हैं, सारे के सारे डाइसेक्ट करना शुरू करो, बहुत सारे आर्गुमेंट्स जो हैं ओशो के यहाँ पहले ही दिए जा चुके हैं। जग्गी की फिर भी आप कल्ट फॉलोइंग देख रहे हो ना, कितनी बड़े स्केल पे है। मैं कैंची गया हुआ था, सो नैनीताल जाना था, फिर मैं कैंची कैंची भी बीच में रुका। मैंने लिटरली वहां पे देखा कि कैंची में मंदिर है भाई, नॉर्मल हनुमान जी का मंदिर है, ठीक है, जहाँ पे नीम करोली बाबा की भी स्टेचू है, पर वो हनुमान जी का मंदिर है प्राइमरली, और वहां पे बेसिकली दूसरे भी देवी देवताओं की भी मूर्तियां हैं। वहां पर बैठ के लोग वो जो ध्यान बेचता है जग्गी, क्या नाम है उसका, आ, एक ध्यान, हाँ, शांभवी मुद्रा, वहां पे लोग लगाए बैठे हैं। कोई सेंस इस बात का नहीं, पर वहां पे लोग लगाए बैठे हैं। दे आर थिंकिंग दे आर समथिंग सुपीरियर, स्पिरिचुअली सुपीरियर देन अदर्स, ऐसा कुछ कुछ, इसलिए वो वहां पे शांभवी मुद्रा में बैठे हैं, व्हाट नॉट। सो वही मैं कह रहा हूँ कि जग्गी के भी तुम अगर आर्गुमेंट्स देखो, जग्गी बीइंग अ कल्ट, ही इज अ कल्ट, ही हैज अ ग्रेट फॉलोइंग। अभी बीते कुछ टाइम में कम हुआ है, पर जब था तो उफान पे था। एक टाइम तो ऐसा था कि फिलोसफी तुम शब्द डालो
यूट्यूब पे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जग्गी मिलेगा। मैं हम्म। भी उस फेज से गुजरा हूँ, क्योंकि बीए के दिनों में यही दिक्कतें आती थी। जब भी देखो जग्गी आ रहे हैं, हमें भी तो पढ़ना होता था ना फिलोसफी, तो हम फिलोसफी सर्च कर रहे हैं तो हमें जग्गी भाई दिख रहे हैं। तो अब ही मोनेटाइज दैट, और बहुत अच्छी ऑडियंस उन्होंने बनाई उस चीज से। पर मुझे लगता है वो शो उनसे भी ज्यादा इफेक्टिव होते अगर आज के वक्त में होते तो। फिर लुक एट इट, अगर जो भी विजुअल्स हैं या वीडियोस है, अगर अभी भी देखो तो उनकी रेलेवेंसी खत्म नहीं हुई है। अच्छा, जग्गी भाई ने अभी हाल ही में नाचना शुरू किया, पहले नहीं हम्म। नाचते थे। ओशो भी नाचे बैठे हैं। सही कह रहे देर हो। इज सम एस्थेटिक एस्पेक्ट ऑफ उनका डांस भी। जग्गी भाई इतने दिन से कर रहे थे, कभी वीडियो पे नहीं नाचे। इधर बीच में उन्होंने टांग उठा उठा के नाचना नाचना कुछ कुछ शुरू किया अपने जो भी उनके इवेंट्स होते हैं, जो भी उन्हें कहते हो, इवेंट्स ना भी कहते हो, जो भी कहते हो। ओशो का केस देखो तो ओशो का भी डांस ऐसा इतना नहीं था, नाच मतलब टांग उठा, वो ऐसे 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 कुछ कुछ करके था। बट इट सीम्स क्यूट, स्पूकी काइंड ऑफ ओशो। तो वो भी अगर तुम क्लिप्स देखो, सो मुझे ऐसा लगता है कि ओशो न्यू कि किस तरह के विजुअल्स लोगों के सामने ले जाने हैं, एंड ही वॉज ग्रेट एट इट। सो वो अभी भी इफेक्टिव होते हैं। रही बात बात की, तो बात को लेकर पहले भी गालियां पड़ती थी उन्हें, पहले कम हम्म। ऑर्थोडॉक्स लोग थे नहीं। अभी भी ओशो को क्रिटिसाइज करने पे सारे के सारे मुझे समझते हैं मैं पंडित हूँ, पंडिताई करता हूँ, और मैं सारे ग्रंथों को एज इट इज मानता हूँ, रोज सुबह शाम हवन करता हूँ, तेल चढ़ाता हूँ, अक्षत चढ़ाता हूँ, वगैरह वगैरह, यही सारी चीजें सोचते हैं। सो दिस इज व्हाट हिज फॉलोअर्स थिंक, कि वो दूसरे से ऊपर इसलिए क्योंकि इन्होंने सारे ग्रंथों को जो है अवॉइड कर दिया है। उस तरह से ओशो ने लोगों को सम्मोहित किया। सो दैट इज द थिंग विद ओशो। वो आज भी रेलेवेंट होते हैं, मे बी आज की फॉलोइंग उनकी और भयंकर होती। आई आई थिंक दैट, आई स्ट्रिक्टली थिंक दैट कि बहुत भयंकर होती, क्योंकि उस जमाने में क्या ही था, डीवीडी थी, कैसेट थी, वो भी सबके हम्म। पास हो नहीं पाते थे। ही वुड हैव क्रैक्ड दिस एज बहुत ब्रूटली। मर गया फिर भी क्रैक किए बैठा है भाई। पहले हम्म। यूट्यूब पे चले, फिर अब उसके बाद शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में फिर से चले गए। सो ही वुड हैव क्रैक्ड इट, आई डोंट डाउट इट। उस समय शायद जो है 24-30 जितनी भी रोल्स रॉय रही होंगी, 80, आज के टाइम पे हो सकता है 365 उनकी तुरंत हो गई होती। हम्म। जेफ बेजोस बैठा है बगल में और वो जो उसके हाँ। माथे पे आज्ञा चक्र एक्टिवेट कर रहा है, इलॉन मस्क के माथे पे आज्ञा चक्र एक्टिवेट कर रहा है। So, yeah. उस वक्त भी काफी लोग आते थे यार, सेलिब्रिटीज वगैरह, जो म्यूजिक बैंड्स होते थे, म्यूजिशियन हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, जहाँ भी आश्रम लगाते थे पुणे में या जहाँ भी, वहाँ पे आते थे। तो फॉलोइंग भी वहाँ खतरनाक थी उस वक्त, और आज भी हो सकती थी। मैं उस तरीके से पूछ रहा था कि जो आज जो माहौल बना हुआ है, पॉलिटिकल माहौल, कि आप इस चीज के बारे में नहीं कह सकते, वो कल्चर आया हुआ है, इस बारे में नहीं कह सकते, तो मैं उस संदर्भ में पूछ रहा था। और मुझे लगता है उस आपकी संदर्भ बात में भी सही है। उस संदर्भ में भी उस संदर्भ में भी मैं बताता चलूं, ओशो इज काइंड ऑफ एन एनार्किस्ट इफ यू लुक एट हिम। सो एनार्किज्म जो है, अब काइंड ऑफ कम्युनिज्म और एनार्किज्म के आसपास का कुछ उधर चल रहा है ओशो के यहाँ। तो वो फैसिनेट करता है लोगों को, इट हैज सम फैसिनेटिंग एस्पेक्ट टू इट। तो जो कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म को एक पर्टिकुलर तरीके से अगर वो क्रिटिसाइज कर रहा होता आज के वक्त में, वॉर जो हो रहे हैं उनको एक पर्टिकुलर तरीके से क्रिटिसाइज कर रहा होता, अगर जिस तरह से कि जो भी इवेंट्स पॉलिटिकल घट रहे हैं इंडिया में भी, उनको क्रिटिसाइज कर रहा होता, तो लोग पकड़ लेते। ही न्यू द ऑडियंस, और उसे केवल केवल एक चीज करनी थी। लेट्स से जितनी भी चीजों को अभी हमारे साइंस कम्युनिकेटर जो इंस्टाग्राम पे है डिबंक कर रहे हैं, उन्हीं के आसपास की चीजों को उसे भी डिबंक करना था, उन्हीं चीजों का मजाक बनाना था बेसिकली, बस। और वही उसने पहले भी किया था। हम्म। उसके साथ वो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता, तुम्हारे धर्म ग्रंथों में ये लिखा है, वो लिखा है, एंड ऑल दैट। वो थोड़ा सा वो बढ़ जाता था बिकॉज ही वांटेड, मतलब वो इतना, क्या कहूं, इस तरह का आदमी कि बुद्ध बहुत कमाल आदमी थे, लेकिन उनसे एक छोटी सी कमी रह गई, हाँ। समथिंग लाइक दिस। कृष्ण बहुत कमाल आदमी थे, बुद्ध से भी ऊपर, लेकिन वो यहाँ रह गए। हाँ। अब यहाँ रह गए तो वहां कौन? खुद भगवान रजनीश। सो दैट इज द हम्म। केस विद ओशो। तो वो क्रैक किए बैठा था, ही नोज ह्यूमन साइकी वे टू वेल। और फ्रॉइड से उसको काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था। पिछली जनरेशन जो थी, देवर हम्म। हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रॉइड। मतलब फ्रॉइड का रेलेवेंस इवन तो अमेरिका में धीरे धीरे कम होता चला गया, पर फ्रॉइडियन रेलेवेंस हमारे यहाँ अभी भी है, फ्रॉइडियंस आपको मिल जाएंगे। लिटरेरी डाइसेक्शन में भी फ्रॉइडियन एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं। लकानियन नहीं किए जाते, पर फ्रॉइडियन किए जाते हैं। इट्स नॉट लकान, दूसरा प्रोनाउंसिएशन है, पर मैं देसी आदमी हूँ, देहाती हूँ, मैं लकान ही बोलूंगा। सो या फ्रॉइड फ्रॉइड से काफी ज्यादा वो प्रभावित था। फ्रॉइड की बातें भी उसने कई बार अपने डिस्कोर्सेस में बोल रखी है ओशो ने। सो दैट इज द केस विद ओशो। एक हाइलाइट में आपकी स्टोरी थी शायद, हो सकता है मैं गलत हूँ, हम्म। मेरे को बहुत पहले, जब पहली बार आपको जब देखा था तब मैंने पढ़ी थी।
किसी ने पूछा था कि भैया कैसे पता करें कि ये फिलॉसफी का प्रोफेसर अच्छा है, तो आपने बोला था कि वो देख लेना कि वो इमैनुअल कांत को कैसे पढ़ा रहा है, अगर वो कांत को सही पढ़ा रहा है तो अच्छा प्रोफेसर है। आपने ऐसा लिखा है हाँ पता नहीं। हाँ हाँ, तो हाँ, अब ये डिपार्टमेंट को लेकर था, हाँ, डिपार्टमेंट्स को लेकर डिपार्टमेंट था, को लेकर था, डिपार्टमेंट्स को। सॉरी, हाँ, 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 कि कौन डिपार्टमेंट सा को लेकर था। फिलोसफी डिपार्टमेंट अच्छा है, या हाँ, तो वहाँ से या मेरे को याद आई कांत। तो ये बताओ आपने पहली बात तो ये क्यों कहा? ठीक है? और हम्म। दूसरा मेरे को ये बताओ जिन लोगों को ये पता नहीं है क्योंकि लोग आपके नाम का मतलब नहीं जानते बहुत बार, आपके जो यूज़र नेम है नोमेना हम्म नोमाद, तो उनको ये बताओ ये नोमेना हम्म आया कहाँ से है? सो ये जो स्टेटमेंट है, ये हमारे यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी में, जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, जहाँ से पीएचडी कर रहा हूँ, वहाँ पे एक हमारे टीचर थे नीलांजन भौमिक, उन्होंने ये बात कही थी। फिर उसके बाद मुझे तो बड़ी बेवकूफाना बात लगी थी, क्योंकि तब मैं कांत का जीनियस नहीं समझता था। आई थॉट इतना भी क्या है, कांत को तो सब पढ़ा ही लेते हैं और व्हाट नॉट। लेकिन फिर मैंने अलग अलग दुनिया के जो भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज है, वहाँ के डिपार्टमेंट्स में देखा, तो वहाँ पे एक चीज मुझे कॉमन दिखी कि अच्छे कांतियंस हैं, अच्छे कांत के जानकार हैं। दैट इज अ हुँ, कॉमन थिंग वहाँ पे दिखने वाली। सो कांत को पहली चीज तो यह है कि हम उतने अच्छे से समझते हैं ही नहीं, कोई भी नहीं समझता कांत को उतने अच्छे से, मतलब इन हिज होलनेस, होलनेस कोई नहीं समझ रहा है। सर्टेन एस्पेक्ट्स जो है उसको हम समझ रहे हैं, तो इसलिए ये बात कही गई थी। सैडली इंडिया में भी अभी उतने अच्छे डिपार्टमेंट्स नहीं है जो कांत को रिगरसली पढ़ाएं। सो ये भी एक चीज है जिस पे ध्यान दिया जाना चाहिए, पर नहीं दिया जाता है। मतलब कांत की जगह पे हीगल को बहुत ज्यादा टाइम दे देंगे, कांत की जगह पे लाइबनीज को में भी टाइम बहुत ज्यादा दे देंगे, कांत की जगह पे डिकार्ड को भयंकर टाइम दे देंगे। तो कांत से थोड़ा सा उतना स्ट्रक्चर्ड नहीं पढ़ाते हैं, बस ऐसे, बिकॉज वो आइडियाज ऐसे हैं कि इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन अबाउट देम, इट इज डिफिकल्ट टू टॉक अबाउट देम। सो दैट इज द फंडामेंटल प्रॉब्लम। वो ग्रेजुएशन में ही कांत लगभग इंट्रोड्यूस सबके हो जाता है, हमने भी ग्रेजुएशन में पढ़ा था पर हमें कुछ नहीं समझ में आया था। मास्टर्स में इट स्टार्टेड मेकिंग सेंस समवॉट कि ओके दिस इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। सो या दैट इज द थिंग जिसकी वजह से मैंने कहा था कि अगर तुम किसी भी डिपार्टमेंट में देख रहे हो कि अगर कोई अच्छा कांत को पढ़ाने वाला है, कांत का कोई फैन है जो ढंग से कांत को पढ़ा रहा है, देन यू कैन एटलीस्ट कंफर्म टू दिस कि हाँ, अच्छा डिपार्टमेंट होगा वो, इस डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया जा सकता है, अच्छी पढ़ाई हो सकती है। सैडली इंडिया में बहुत कम ही डिपार्टमेंट्स है, आई डोंट नो एनी ग्रेट कांतियन अभी फिलहाल जो एक्टिव हो। दूसरे दूसरे डोमेन्स में एक्टिव है लोग, एनालिटिक फिलोसफी कोर में एक्टिव है, विटगेनस्टाइन पे एक्टिव है, पर कांत को लेकर थोड़ा सा हो गया। कांतियन एस्थेटिक के बारे में जरा सी भी बात नहीं होती है, बहुत कम बात होती है। तो मैं भी अपने एंड से, एक स्टेटमेंट था पीएफ स्ट्रॉसन का, फिलोसोफर हुए हैं, कि अगर आप कांत को रिलीजियसली रिगरसली पढ़ेंगे, जस्ट बाय रीडिंग कांत आप जो है एक ढंग के फिलोसोफर बन सकते हैं। एंड वेल, मुझे पता नहीं है बट स्ट्रॉसन वाज अ गुड फिलोसोफर पिछली सेंचुरी का। तो मैंने कहा कि ओके, लेट वी विल सी अबाउट इट। सो मैं भी कोशिश करूंगा कांत को ओवर द टाइम वक्त निकाल के एक्सप्लोर करने की। अभी मैं सोच रहा हूँ कांतियन एस्थेटिक्स और पे थोड़ा सा ध्यान दूं कि व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट, क्योंकि वो तो लिटरली पढ़ाया ही नहीं जाता है कांत का एस्थेटिक जो है, एस्थेटिक को लेकर उसके क्या व्यूज एंड ऑल दैट। तो मुझे भी उतना डेप्थ में आइडिया उनका नहीं है। सो इसलिए मैंने ये बात की थी कांत को लेकर। तो ये तो हो गया पहली बात। दूसरी बात, मतलब बेसिकली ये बात कॉपी पेस्टेड है डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी के एक प्रोफेसर की बात को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा था। आई हैव हुँ, लर्न हुँ। अ लॉट फ्रॉम हिम। सो या मैं काफी सारी बातें कॉपी पेस्ट उनकी कर देता हूँ, बिकॉज आई काइंड ऑफ ट्रस्ट हिम कि हाँ, ही नोज एटलीस्ट फिलोसफी के बारे में। तो इसलिए उनकी बातें कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। देन दूसरी बात नॉमिना नोमैड का। ओके, सो पहली चीज तो मुझे अनुप्रास अलंकार बहुत पसंद है। तो अनुप्रास अलंकार नाम वाम रखने में बड़ा सही लगता है। सो लेट्स से मेरा नाम जो मेरा घर वालों ने नाम दिया है, इट इज प्रकाश पाठक, तो पापा अनुप्रास आ गया। मेरा घर का नाम जो है वो है पुलकित, सो इट्स पुलकित पाठक, पापा। हुँ, देन मेरा शायरी में इट बिकेम डिफरेंट जहीन लखनवी, क्योंकि ज्यादा कुछ हो नहीं सकता था। आई डिड तो वी स्किप्ड दैट। पर जब पेज शुरू करना था, आई वांटेड समथिंग जो साउंड करे, राइम करे, तो काफी वक्त लगा। तो नॉमिना नोमैड फिर आया। नॉमिना आता है कांत की फिलोसफी। कांतियन फिलोसफी में इस बारे में बात होती है कि बेसिकली जो वर्ल्ड है, जो संसार है, जगत खुद में जो है वो है नॉमिना, और इस नॉमिना को तुम नहीं जान सकते, लेकिन तुम जान किसे सकते हो, फिनोमिना को। फिनोमिना जो कि ये तुम जो वर्ड है, जिस तरह से तुम इसे परसीव कर रहे हो, उसके बाद तुम्हारे अंदर कुछ मेंटल कैटेगरीज है, उनके साथ वो प्रोसेस होके तुम्हें समझ में आता है। मोटी मोटी बात की है। सो रियलिटी इन इटसेल्फ जो है उसको तुम कंप्लीटली नहीं जान सकते। सो दिस इज व्हाट नॉमिना इज। तो मुझे बड़ा सही लगा नॉमिना और नोमैड,
नॉमिना में भ्रमण करने वाला, दैट इज नॉमिना नोमैड। तो इसलिए मैंने उसका नाम जो है नॉमिना नोमैड रखा। बट आई थिंक अगर मैंने नाम के आगे जो है जहीन डॉट फिलोसफी होता उत्कर्ष की तरह तो ज्यादा बेटर रहता। बाद में मुझे पता चला एसईओ इसमें फायदा देता है अगर यूजर नेम हाँ। में ही आपकी कैटेगरी वगैरह है तो। हम्म। बट देन इट बिकेम क्वाइट, मतलब फट गया वो नाम भी। वो कई लोग मुझे नुमान 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 बुलाने लगे, कोई नोमाद नोमाद बुलाने लगा। तो मैंने कहा ठीक है, इट्स फाइन, वर्क्स फाइन फॉर मी। हम्म। सो यहाँ बढ़िया। से आया था कि नॉमिना नोमैड, व्हाट, वेयर इट केम फ्रॉम, दिस इज वेयर इट केम फ्रॉम। तो क्या गॉड जो है वो नोमेना का पार्ट है, नॉमिनल है, या इसी कारण कांत उसको रजिस्टर नहीं कांत कर सकते हम? एग्जैक्टली, कांत इज एन एग्नोस्टिक। असल में ही इज नॉट एन एग्नोस्टिक, ही इज अ रिलीजियस क्रिश्चियन गाय और वेरी डिसिप्लिन्ड गाय। कांत बहुत डिसिप्लिन थे, सुबह 5 बजे उठ जाना है, कभी लेट नहीं होना है। कहानियां चलती हैं कि एक बार उनकी एक चप्पल नाली में चली गई तो वो एक चप्पल पहने जो है पढ़ाने चले गए। अच्छा, कांत ने जीवन भर कुछ नहीं किया, बाय द एज ऑफ 50s भी कोई ढंग का काम नहीं था। 57 में जब उनका किताब आया क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, वो फटी। वो भी शुरू में कुछ दिन डाउन चली, फिर उसके बाद फटी। सो दिस इज हाउ कांत जो है लेटर टाइम फिलोसफी में डेवलप हुआ। हम्म। सो कांत को लेकर अभी भी ये बात चलती है, फिलोसफी के सर्कल में ये बात होती है कि वी आर वेटिंग फॉर अवर कांतियन ब्रेक थ्रू, जो कि लेट लाइफ में आएगा। अनलाइक साइंटिस्ट, साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट का जो ब्रेक थ्रू आता है वो अर्ली लाइफ में आता है, दे कैश ऑन इट फॉर रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। फिलोसफर्स का ऐसा नहीं होता है, ओवर द लेटर ईयर्स दे डेवलप कि हाँ व्हाट एग्जैक्टली इज द राइट वे टू अप्रोच इट। सो कांत का भी बहुत लेट है, 55 और 57 समथिंग, उस एज में उनका पहला काम पब्लिश हुआ था। काम उस पर पिछले 10 साल से वो कर रहे थे, बट लास्ट के कुछ सालों में उन्होंने कहा ठीक है, अब बीमार बहुत ज्यादा पड़ गए थे शायद, तो हम्म। लास्ट के कुछ सालों में उनको डर रहा कि भाई 60-65 पहुंच जाऊंगा, कब पता मर मरा जाऊं, कुछ पता नहीं है। हम्म। सो उन्होंने तेजी से क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन को प्रोसेस किया कि हाँ इसको जल्द से जल्द निकालना है, और वो निकला, फिर फटा, फिर उसके बाद बाकी की किताबें आई। सो दिस इज हाउ जो है कांत इज रेलिवेंट स्टिल, फिलोसोफर्स स्टिल लुक अप टू हिम। या वैसा कोई काम करना है भले ही एंड ईयर तक करे, मे बी 60 की हम्म। उम्र में करें। एंड आई हैव सीन फिलोसोफर्स जिन्होंने 60 की उम्र के बाद बहुत अच्छा काम किया है। अभी हमारे ही डिपार्टमेंट में एक एक्स रिटायर्ड जो है प्रोफेसर हैं, उनकी एक किताब मैंने पढ़ी थी रिसेंटली, ब्लूम्सबरी से छपी थी, लैंग्वेज थ्रू माइंड थ्रू लेंस ऑफ लैंग्वेज। अच्छी किताब है वो, इंटरेस्टिंग आइडियाज है उनके पास। सो ही इज अ चॉम्स्की। सो वही चीज मुझे दिखी कि हाँ लेटर ईयर्स में आपके पास और ज्यादा बेटर फिलोसफिकल इंसाइट्स आते हैं और आप कर पाते हैं। सो हाँ, ये जो एक केस आया विटगेनस्टाइन का जहाँ पे हमें दिखा कि हाँ कोई 24 25 28 की उम्र में कुछ ब्रेक थ्रू कर ले जा रहा है, कुछ फिलोसफी को रिवोल्यूशनाइज कर रहा है, समथिंग लाइक दिस। उसके बाद ऐसा कुछ दिखा नहीं, मोस्टली यही होता है, वी आर लेट ब्लूमर्स, फिलोसोफर्स आर लेट ब्लूमर्स। क्योंकि फिलोसफी करने के लिए यू रिक्वायर विजडम, यू डोंट रिक्वायर इंटेलेक्ट। और फिलोसफिकल विजडम डेवलप होने में वक्त लगता है। यू थिंक कि हो जाएगा, यू थिंक मेरे पास बहुत नोबल आइडियाज है, बट ओवर द टाइम यू रियलाइज की बकवास काम है। विटगेनस्टाइन ने भी जो अपनी अर्ली फेज में काम किया उसको कहा ये बकवास है, इवन दो काफी सारे फिलोसोफर्स उस अर्ली काम को रिलीजियसली देखते थे, लिटरली रिलीजियसली देखते थे कि हाँ ये किताब है, कोई भी इशू आएगा इससे गुजरना है। दैट वाज द केस। लेकिन नीजा के केस में ऐसा नहीं हुआ, वो पगला गया था एंड नीचे तक जाते-जाते, क्योंकि उसको यार एक तो वो नहीं मिली ना, वैलिडेशन नहीं मिला, अप्रूवल नहीं मिला, उसको लगता है उसका काम बहुत अच्छा है। आपके उसके काम भी हम्म। पढ़ोगे तो उसमें देखोगे वो खुद की तारीफ करने लग गया है, फ्रस्ट्रेट हो गया था बेचारा। नहीं, काम अच्छा है। नीचा ने जो पहला अपना एस्से लिखा था, तो उसके डिपार्टमेंट वाले थे वो एकदम जो है ये क्या कर दिया, वो फिर उसको तुरंत प्रोफेसरशिप मिल गई थी। पहला एस्से उसका था, आई डोंट रिमेम्बर इट्स नेम, वो पहला एस्से बहुत रिमार्केबल था। तो उस पहले एस्से, नीचे वाज इनटू एक्सियोलॉजी, थियोलॉजी एंड फिलोसफी, 3 डोमेन्स में वो एक साथ काम कर रहे थे। तो वो पहला एस्से जो था वो काफी निकल गया था। मैंने बीच में नीचे पे सीरीज शुरू की थी, फिर मैंने कहा हटाओ, सीरीज वीरीज मेरे जैसे आदमी के लिए सूटेबल नहीं है। मे भी कभी फिर बाद में कहानियां सुनाएंगे। तो नीचे ने जो है काम किया था और अच्छा काम किया था वो। तो उसके बाद उसे 2 साल बाद जो है प्रोफेसरशिप मिल गई थी, काफी कम उम्र में मिल गई थी, शायद 25 या 26 की उम्र में ही वॉज अ प्रोफेसर, 24 25 26 समथिंग लाइक दिस। सो फिर हाँ लेटर काम्स तो लेटर ईयर्स में आया, तुरंत नहीं आया। फिर उसने जब प्रोफेसरशिप कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गया, छोड़ दी नौकरी, उसके बाद उसके जो बड़े बड़े काम है वो आने शायद शुरू हुए थे। सो बट हाँ 30 से पहले वो आ गई थी शायद, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा नीचा की किताब का। चलो अच्छा, विल टेल यू लेटर।
दैट मैं वाज द एडिटिंग के फर्स्ट वक्त वर्क डाल दूंगा नेचर। ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हाँ, कांत से हम आगे बढ़ते हैं। आप कह रहे थे ना कि कांत जैसा कोई फिलोसोफर नहीं आया, वैसे स्पिनोजा के बारे में काफी सुनने को मिलता है। स्पिनोजा की बहुत तारीफ करते थे, हीगल बहुत करता था। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी जो गॉड की डेफिनेशन पूछी तो उसने बोला मैं स्पिनोजा वाले गॉड में मानता हूँ। तो मैं एक बार जानना चाहूंगा कि एक बार स्पिनोजा किस तरह के फिलोसोफर थे, और दूसरा जो उन्होंने गॉड की डेफिनेशन दी थी वो कौन से गॉड की बात कर रहे थे, उनके लिए गॉड का मतलब क्या था? ओके, सो हाउ वुड आई स्टार्ट? सो आइंस्टाइन स्पिनोजा को इसलिए पसंद कर रहे थे बिकॉज स्पिनोजा वाज प्रो साइंसेस। स्पिनोजा इज वन ऑफ द फ्यू फिलोसोफर्स जो साइंस और रिलीजन को डिफरेंट बाउंड्रीज में नहीं देखते हैं। स्पिनोजा ये चाहते थे कि हम, सो बेसिकली, द मोर वी आर गेटिंग टू नो ऑफ नेचर, द मोर वी आर अंडरस्टैंडिंग गॉड। जो लॉज हैं जिनको हम साइंसेस में डिस्कवर कर रहे हैं, वो लॉज असल में आर टेलिंग अस मोर अबाउट गॉड। एवरी सिंगल लॉ विच वी आर डिस्कवरिंग, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ग्रेविटी, ये जितना कुछ है, ये सारी चीजें जितना ज्यादा हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, वी आर गेटिंग टू नो ऑफ गॉड ओनली। क्योंकि द वर्ड इज इट सेल्फ गॉड। गॉड वर्ड से डिफरेंट नहीं है। गॉड एंड वर्ड आर इंटरट्वाइंड विद ईच अदर। इंटरट्वाइंड, गॉड इज वर्ड एंड वर्ड इज गॉड, ऐसे समझो। दिस इज व्हाट पैंथीज्म इज अबाउट। सो ये मोबाइल फोन भी गॉड है, तुम भी गॉड हो, मैं भी गॉड हूँ, टट्टी भी गॉड है, ठीक है, पेशाब भी गॉड है, गोबर भी गॉड है। एवरी सिंगल थिंग इन टर्म्स ऑफ स्पिनोजा comes under the domain of God. This is what Spinoza के pantheism is all about, कि word is God and God is word. So the more you are exploring the word through sciences, through laws, through mathematics, Spinoza खुद में भी एक rationalist है, the more you are exploring it, the more you are getting to know of a God. Einstein being a mathematician, sorry, physicist, Einstein knows कि भाई इट इज नेसेसरी कि हम वर्ड को थ्रू फिजिक्स जाने, इट इज नेसेसरी कि हम वर्ड को एक्सप्लोर करें और ज्यादा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। एंड स्पिनोजा ये कह रहा था कि जो है, तुम साइंसेस करके गॉड से डिसोसिएट नहीं करो, यू आर गेटिंग टू नो मोर ऑफ गॉड, मोर अबाउट गॉड। सो दिस इज द रीजन आइंस्टाइन और जो है को पसंद है स्पिनोजा। एंड इट इज एन इंटरेस्टिंग आइडिया, क्योंकि साइंसेस, जो चर्चेस है या जो ज्यूज हैं या किसी भी रिलीजन, रिलीजन डिस्टिंक्टली रखते हैं अपने आप को साइंसेस से। ये डायकोटोमी पहले से चली आ रही थी, हम भी कोलोनियलिज्म के इन्फ्लुएंस में इस डायकोटोमी को फॉलो करने लगे, विच वी शुडंट एक्चुअली, पर हम कर रहे हैं। सो ये डायकोटोमी नेसेसरली एग्जिस्ट नहीं करती इफ यू लुक एट द वर्ड, जैसे स्पिनोजा देख रहे हैं। पर ये हजम नहीं हुआ लोगों को। सो जो ज्यूज अथॉरिटीज थी, उन्होंने स्पिनोजा को नौकरी कहीं पे भी नहीं दी, काम करने कहीं पे नहीं दिया। तो स्पिनोजा लेड काटते थे या शीशा काटते थे, ऐसा कोई काम करते थे। उनको मरवाने की बहुत बार कोशिश की गई, क्योंकि बहुत सिंपल सा आइडिया, अगर तुम ये कह दोगे कि सारी की सारी दुनिया गॉड है, सब कुछ गॉड है, देयर इज नथिंग विच इज नॉट गॉड, सिया राम वही सब जग जानी, जो हमारे यहाँ बात कही जाती है, तो अगर तुम उसे डिड्यूस करना चाहोगे उस सेंस में कर सकते हो। सो इफ एवरी सिंगल थिंग इज गॉड, तो कोई आके कह देगा भाई टट्टी भी गॉड है, पेशाब भी गॉड है। नो, दिस इज समथिंग जो क्रिश्चियन मोरालिटी को, ज्यूइश मोरालिटी को, इब्राहिमिक मोरालिटी को जो है डाइजेस्ट नहीं करेगी। एंड दिस इज वेयर थिंग्स गॉट रियली फ्यूरिएटिंग स्पिनोजा को लेके, कि नहीं गॉड ये सब नहीं हो सकता भाई, इट डजंट मेक सेंस कि गॉड इज ऑल ब्यूटीफुल, ऑल पावरफुल एंड ऑल इन इट्स परफेक्ट ग्रेड। बट स्पिनोजा कह रहा है कि नहीं, वो सब यही है, देयर इज ओनली वन सब्सटेंस, और वो है गॉड। हजारों सब्सटेंस है ही नहीं। तो डिकार्ड ने क्या किया था कि जो है, पहले गॉड प्रूव किया, फिर गॉड से सब्सटेंस प्रूव किया। पहले डिकार्ड ने कोजिटो दिया, मतलब मैं हूं, फिर डिकार्ड गया गॉड प्रूव करने, फिर गॉड से उसने सब्सटेंस प्रूव किया। स्पिनोजा ने कहा नहीं भाई, जरूरत ही नहीं तुम्हें, देयर इज ओनली वन सब्सटेंस एंड दैट इज गॉड। तो जितना भी हमें दिख रहा है, इट इज गॉड ओनली। सो स्पिनोजा बहुत प्यारा फिलोसोफर इफ यू लुक एट हिम, बट ही इज अ डिटर्मिनिस्ट। ही डजंट थिंक कि जो है फ्री विल एग्जिस्ट करती है। सो अच्छा, ये भी एक इशू है, या ही इज अ डिटर्मिनिस्ट, कंप्लीट हार्डकोर डिटर्मिनिस्ट। फ्री विल जैसा कुछ नहीं होता। व्हेन एवरीथिंग इज गॉड, तो तुम कंप्लीटली उसी में तुम कंप्लीटली इंटरट्वाइंड हो, देयर इज नो फ्री विल। यू थिंक फ्री विल, यू हैव फ्री विल, मतलब तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास फ्री विल है, क्योंकि तुम बाद में रिफ्लेक्टिवली उस बारे में सोचते हो कि व्हाट अदर पॉसिबिलिटीज कुड हैव बीन। जैसे तुमने मेरे साथ पॉडकास्ट किया, आई डिड दिस पॉडकास्ट बिकॉज स्पिनोजा कहेगा कि तुम ये करते ही करते, नो मैटर व्हाट पॉसिबल वर्ड, तुम ये करते ही करते पॉडकास्ट। इट इज जस्ट योर रिफ्लेक्टिव स्टेट, या जो तुम्हारा मेटाकॉग्निशन है, जब तुम सोचोगे कि मैंने ये किया तो क्यों किया, या किन किन पॉसिबिलिटीज ये काम हो सकता है, तब तुम इस बारे में सोचोगे कि हाँ, देयर वर अदर पॉसिबिलिटीज आउट ऑफ दोज आई चूज। तो जब हम आर्ग्यू करते हैं फ्री विल और डिटर्मिनिज्म के बारे में,
तुम यही कहते हैं कि अरे मैं चाहता तो ना करता, मैं चाहता तो ना हम्म। करता, मैं चाहता तो कहता कि जो है 4 दिन बाद करूं, बट नो, फॉर स्पिनोजा इट इज ऑल इनसाइड डिटर्मिनिज्म ओनली। सो हम्म। दिस वाज द केस। स्पिनोजा पे कई अटैक भी हुए, मरवाने के उन्हें, चाकू वाकू लेके दौड़े, दुनिया भर की चीजें हुई, बट ही डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग। सो इफ यू रीड स्पिनोजा, बर्ट्रैंड रसल लिखते हैं, नॉट द बेस्ट फिलोसोफर बट मोस्ट लवेबल फिलोसोफर ऑफ ऑल। इसीलिए मैं बर्ट्रैंड रसल की किताब सबको पढ़ने के लिए कहता हूँ, हिस्ट्री ऑफ एनालिटिक फिलोसफी, क्योंकि उसका फायदा ये है, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, उसका फायदा ये है कि तुम एक जीनियस फिलोसोफर की कमेंट्रीज भी पाते हो, वो जो कहते हैं हर एक फिलोसोफर के बारे में। एक तो तरीका है कि तुम खुद भी पढ़ रहे हो, दैट इज फाइन, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू माइट नॉट अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज बीइंग टॉक अबाउट। तो वहां पे बर्टल रसल की कमेंट्रीज, दे आर लाइक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, जब तुम उस फिलोसोफर के बारे में उनकी बातचीत सुन रहे हो। ऑल्दो बर्टन रसल ने उतने कॉन्टिनेंटल फिलोसफर्स के बारे में रिग्रेसली बात नहीं की है, इसलिए एक नई किताब आजकल ट्रेंड में चल रही है, न्यू हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। अच्छा। मैंने अभी देखी नहीं है वो, मुझसे कई लोगों ने कहा उसे देखना, आई विल लुक एट इट। तो स्पिनोजा बड़े प्यारे थे, ये तो मैंने पढ़ा भी था। विल ड्यूरेंट की किताब आई है अभी, आपने पता नहीं, मैंने आपने हम्म स्टोरी पे देखी थी कि नहीं मेरी, विल ड्यूरेंट की द स्टोरी ऑफ फिलोसफी करके किताब, विल ड्यूरेंट की, हम्म उसमें पढ़ा था मैंने स्पिनोजा को। तो हम्म सारे फिलोसफर को पढ़ने के बाद मैंने देखा कि स्पिनोजा की बहुत तारीफ कर रखी है विल ड्यूरेंट ने। स्पिनोजा को हम्म बहुत प्यारा बता रखा है, इतना प्यारा मतलब कि बता नहीं सकता मैं, इतने छोटे ऐसे प्यारे प्यारे वर्ड यूज कर रखे हैं मैंने बहुत। और मैंने लिटरली में स्टार लगा दी स्पिनोजा के आगे कि यार इसको बार बार पढ़ूंगा, ये क्या बात है कि इसको इतना प्यार क्यों दिया जा रहा है, इतना क्यूट, इतना प्यारा, क्या बात कह के चला गया ये। देखना पड़ेगा ना यार, फिलोसफर से प्यार ज्यादा करते नहीं है लोग। रिलीज ही वो रिलीजियस, देखो सो डिकार्ड के साथ ये हुआ था कि डिकार्ड ये चाहता था कि मैं, जो स्कॉलिस्टिक फिलोसफी है, यानी कि जो मिडिवल एजेस में सेंट फिलोसोफर्स आए थे, आंसलेम, अगस्टाइन, एक्विनस, इनकी फिलोसफी से जो है फिलोसफी को अलग कर सकूं, नई तरह की फिलोसफी प्रोपिगेट कर सकूं। बट डिकार्ट में भी वो हिम्मत नहीं थी कि डिकार्ट जो है चर्च के अगेंस्ट कंप्लीटली चला जाए। दैट वाज नॉट द केस विद स्पिनोजा। डिकार्ड को रॉयल पैट्रोनेज में मिल रखा था, डिकार्ड ने जिंदगी महारानी के साथ जी है, महारानी उनसे सवाल पूछती थी, वो उनको पढ़ा रहे थे, दुनिया भर की चीजें, सारी चीजें चली। स्पिनोजा का केस ऐसा नहीं था। ही स्पोक हम्म। व्हाट ही फेल्ट वाज राइट, और वहां पे वो रिलीजन के अंडर नहीं गया। he fought against the orthodoxies of religion even after being a religious person। हाँ। इससे ज्यादा रिलीजियस आदमी क्या होगा जो हर चीज में गॉड देख रहा है। so even after being a religious person he was fighting against the religion और उसकी orthodoxy, and he was pro sciences as well, क्योंकि वो कह रहा है कि साइंसेस हमारे अगेंस्ट है ही नहीं, वो कह रहा है लॉस डिस्कवर करने चाहिए। सो दीज आर द थिंग्स जो हमारी मॉडर्न रेशनैलिटी के हिसाब से अगर हम देखें, सो इफ यू लुक एट स्पिनोजा की फिलोसफी, उसको हटा दो, हाउ इज गोइंग अबाउट इट, वो कैसे जीवन जी रहे हैं, दुनिया भर की चीजें, वहां से तुम्हें प्रेम हो जाता है। भाई उस बंदे को काम नहीं दे रहे, वो शीशा काट रहा है, लेड वगैरह काट रहा है, और लेड पॉइजनिंग की वजह से उस आदमी की मौत हो जा रही है ओवर द ईयर्स। सो इफ यू लुक एट द लाइफ, अजीब सी चली है। सो दैट इज वाई प्रोबेबली इतना ज्यादा प्रेम पाता है स्पिनोजा, आई डोंट नो। हम्म। लेकिन इन हालातों में भी वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं हुआ, उसकी लिखावट में या उसकी बातों में या फिर उसकी फिलॉसफी में ऐसा कुछ दिखा नहीं, जहर नहीं दिखा, वो जहर जो दिखना चाहिए। और वही फ्रेडरिक नीत्शे के मामले में हमें दिखता है उधर कि वो बड़ा परेशान था, तो वहां पे तो वही कह रहा हूँ कि कॉन्ट्रास्टिंग बड़ा नहीं हो जाता कि यार एक बंदा है जिसने झेल लिया, सब कुछ सहन कर लिया, अपनी फिलॉसफी को आंच ही आने दी, मतलब वो फिलॉसफी पर रिफ्लेक्ट नहीं होने दिया उस चीज को, और यहाँ पर नीत्शे ने कुछ और ही कर दिया, तभी गॉड शायद वो वर्क्स, इतना विल टू पावर डजंट। हाँ। एक बंदा और था जो रिलीजन को थोड़े गालियां देता था, पर किसी और तरीके से। कार्ल मार्क्स कहता था भैया अफीम है ये तो, ऑप्रेस कल्चर का। तो कार्ल मार्क्स के मार्क्सवाद के बारे में थोड़ा बताओ यार, और ये बताओ कि ये असफल क्यों रहा। सो मार्क्सवाद तो सबको पता ही है व्हाट इट इज अबाउट, सबको पता तब है, भी थोड़ा मतलब सा बताओ, इतना तब मैं भी थोड़ा सा बता दो यार ऑडियंस के लिए जो पहली बार आई है। बेसिकली आसान शब्दों में कहें, मार्क्सवाद सिंपली यही बात है कि जो कैपिटलिज्म है, बेसिकली जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट ओनर्स हैं, जो बुर्जुआ क्लास वाले हैं जिनके पास पैसा है, वो लगातार प्रॉफिट बनाते चले जाते हैं और तुमको चूसते चले जाते हैं। उनके प्रॉफिट बनाने के क्रम में नई नई मशीनें आती हैं, वो फिर तुम्हें एग्जिस्टेंशियली भी चूसती चली जाती है। क्योंकि पहले जो है तुम्हारे लेट्स से बुर्जुआ और प्रोलेटेरिएट, अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच संबंध क्या था, एम्प्लॉयर और लेबर का। तो वो तुमसे कहता था कि लेट से कपड़े बनाओ, तुम कपड़े बुन रहे थे, फिर एक पॉइंट के बाद उसने जो है मशीनें ले ली,
तुम जब कपड़े बुन रहे थे तो तुम एक्ट ऑफ क्रिएशन कम से कम एंजॉय तो कर रहे थे, कुछ क्रिएटिव एस्पेक्ट डाल रहे थे, कुछ कर रहे थे। फिर मशीनें उसे एम्प्लॉय कर दी, तो अब तुम सिर्फ मशीन के ऑपरेटर रह गए हो। तो इस तरह से फिर तुम्हारे अंदर से जो एग्जिस्टेंशियल ड्राइव थी वो भी वो खाता चला गया। तो मार्क्स ये कहता है कि कंप्लीटली, इफ यू लुक एट इट, तुम्हें जो है एक अपर क्लास का जो वर्ग है वो तुम्हें कंप्लीटली चूज के खत्म कर देना चाहता है। और टू टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम दिस, तुम्हें जो है इससे निकलना पड़ेगा, तुम्हें रिवॉल्ट करना पड़ेगा इनके अगेंस्ट। और अगर तुम रिवॉल्ट करोगे तो जाहिर सी बात है कि चीजें ठीक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सो ये इन अ नटशेल है, बहुत सारे लोग इस नटशेल से भी डिसएग्री करेंगे, बट हाँ, दिस इज व्हाट मार्क्सिज्म इज। मार्क्सिज्म के साथ अच्छी चीज ये है कि इस प्रॉब्लम के बारे में किसी ने पहले बात नहीं की थी। द प्रॉब्लम ऑफ क्लास स्ट्रगल, द प्रॉब्लम ऑफ हायर क्लास, चूस के खा लेना लोअर क्लास को, इन सारी चीजों के बारे में कहीं बात नहीं हुई है। रिग्रेसली तो कहीं पे भी नहीं हुई है, सतही तौर पे भी तुम्हें ना के बराबर बात दिखेगी। तुम अपने ही ग्रंथ उठा लोगे, वहां पे भी नहीं दिखेगी। पुराण पुराण भी उठा लोगे, ये दुनिया भर की बातें कहते हैं हमारे यहाँ सब कुछ है, उठा लोगे, इतनी रिग्रेसली वो बातें यहाँ पे नहीं दिखेगी। वेस्टर्न पूरी हिस्ट्री में भी इस तरह से इन बातों को नहीं रखा गया है। कुछ जगह पे कुछ बातें निकल के आ जाती है, जैसे मोरालिटी जो बनाई गई है वो रिच लोगों द्वारा बनाई गई है, ताकि वो जो है गरीब लोगों को अपने जकड़ में रख सके, उनको बाहर नहीं निकलने दे, वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें कुछ हद तक जो है वेस्ट में हो रखी है, अरिस्टोटेलियन मोरालिटी में भी कुछ कुछ ये दिख जाती है। बट द मोर इंपॉर्टेंट थिंग वाज कि मार्क्स ने प्रॉब्लम हाईलाइट की कि भाई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, जो सिर्फ और सिर्फ सोशल तक नहीं जा रही है, एग्जिस्टेंशियल सोशल तक जा रही है। क्योंकि एक पॉइंट के बाद तुम अपने काम से भी एलियनेट हो चुके हो कंप्लीटली, जब तुम्हारा सारा का सारा काम मशीन कर रही होगी। देर इज नो क्रिएटिव फैकल्टी इन्वॉल्व, सिर्फ और सिर्फ तुम मशीन के साथ ऑपरेट कर रहे होगे, एज सिंपल एज दैट। सो इस स्किल पे मार्क्स ने इस प्रॉब्लम को हाईलाइट किया कि हाँ, तुम्हारा सोशल हो रहा है, पहले तो तुम्हारा शारीरिक हो रहा है, फिर उसके बाद मानसिक हो रहा है, फाइनेंशियल हो रहा है, और उसके बाद तुम्हारा सोशल एग्जिस्टेंशियल स्केल पे भी हो रहा है। विच इज नॉट द वर्ड मार्क्स यूज्ड, बट एलियनेशन को अगर इस तरह से इंटरप्रेट करना मैं देखता हूँ, आई लुक एट एलियनेशन का सिद्धांत मार्क्स का विद दिस पर्सपेक्टिव। सो ये मोटी मोटी बात है कि प्रॉब्लम ये दिखाना बहुत जरूरी था, एंड विच मार्क्स सक्सेसफुली डू। ओके, तो ये क्यों असफल रहा? ये एक बहुत ही यूटोपियन आइडिया था, तो ये असफल क्यों रहा? देखो, अलग अलग मार्क्सिस्ट से बात करोगे, अलग अलग तरीके की बातें आएंगी। सो आई वॉज टॉकिंग टू अ मार्क्सिस्ट वंस, और उन्होंने मुझे ये बताया कि देखो, ऐसा नहीं है कि मार्क्स कंप्लीटली विरोध में थे कैपिटलिज्म के। सो व्हाट मार्क्स यूज्ड टू थिंक इज कि कैपिटलिज्म जो है एक सर्टेन लेवल की प्रोग्रेस के बाद बेसिकली कम्युनिज्म को जो है फ्लरिश करने का एडवांटेज है। सो वो सर्टेन लेवल का थ्रेशोल्ड क्या होगा? एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंटरकनेक्टिविटी दुनिया भर की चीज, जैसी दुनिया में हम रह रहे हैं बेसिकली। तो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ थ्रेशोल्ड के तक पहुंच जाने के बाद इट इज पॉसिबल दैट कैपिटलिज्म विल गिव वे टू कम्युनिज्म। दिस वाज हाउ मार्क्स व्यूड कैपिटलिज्म। क्योंकि इनिशियली द डिवाइड जो है क्लासेस में वो बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ही ज्यादा डिवाइड है, तो तुम नहीं लड़ सकते इनिशियली। पर धीरे धीरे तुम जैसे जैसे कैपिटलिज्म बढ़ेगा वो डिवाइड स्लाइटली कम होगा, ऐसा मार्क्स समझते थे। और इस वजह से तुम्हारे पास रास्ता बनेगा फॉर कम्युनिज्म, फॉर कम्युनिज्म का रिवोल्ट। प्रॉब्लम वहां पे आ जाती है, मार्क्स इस चीज को लेकर स्पेसिफिक बहुत ज्यादा नहीं हो पाते। व्हाट वुड द वर्ड लाइक दैट बी, जहाँ पे रास्ता आसान हो जाएगा कम्युनिज्म को लेकर? आई थिंक दिस इज द वर्ड जिसमें हम अभी रह रहे हैं। दिस वर्ड इज नियर अबाउट उस डोमेन के आसपास जहां पे मार्क्स बात करते थे कि कम्युनिज्म के लिए रास्ता आसान हो जाएगा। सो आई टेल यू व्हाई। हरारे को अगर तुम पढ़ते हो, हरारे अपनी किताब में पॉइंट आउट करते हैं कि वन ऑफ द चीफ रीजंस जिसकी वजह से रशिया में जो कम्युनिज्म था वो फेल किया, या चाइना में जो कम्युनिज्म था वो फेल किया, वो ये था कि तुम्हारे पास सारी संपत्ति आ गई, सब चीजें, अब तुम्हारा काम है डिस्ट्रीब्यूट करने का। बट प्रॉब्लम ये थी कि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा आबादी थी कि उस आबादी को कितना देना और उस डेटा को लगातार मॉनिटर करना, प्रेस करना ह्यूमनली इम्पॉसिबल हो रहा था। अब इसमें इंटरफेरेंस आता है बिचौलियों का, जिन्होंने कचर कचर के जेबें भरी। सो रशियन एरिस्टोक्रेट उस जमाने में भी राजा थे, आज के जमाने में भी राजा, दे हैव इनसेन अमाउंट ऑफ मनी। वही चीज चाइना में भी हुई चीज है। सो Harare points out this in his book. I don't remember which book he does that. You will know Harare. And he says कि one of the chief reasons जिसके बारे में लोग कम बात करते हैं कम्युनिज्म के चले जाने का,
वाज उसके कोलैप्स का, बेसिकली यूएसएसआर के कोलैप्स का, कि द इंफॉर्मेशन जिसको हम प्रोसेस करना चाह रहे थे उसको प्रोसेस करना मुश्किल था. इट वाज ह्यूमनली इम्पॉसिबल. आई थिंक वी हैव सफिशिएंट मींस टू प्रोसेस दैट इंफॉर्मेशन. मतलब इन हमारे पास क्वांटम कंप्यूटिंग आ चुकी है, इनसेन अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग कैपेसिटीज आ चुकी है. सो आई थिंक कि जो है दैट इज समथिंग, उस डायरेक्शन में हम बढ़ सकते हैं अभी कम्युनिज्म के. वी हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ, लेट्स से, स्टेबिलिटी अभी फिलहाल. सो आई एम होपफुल. आई एम नॉट आई एम नॉट अ कम्युनिस्ट, बट आई थिंक कि कम्युनिज्म अभी इस टाइम में मे बी 20 years डाउन द लाइन मोर प्रोबेबल हो सकता है, provided that they have good leaders, which they lack these days. So अगर let's say someone like Che Guevara आज के टाइम पे होता, it would have been interesting time. It would have not been difficult for them. So I'm hopeful about communism, क्योंकि communism is not against let's say what would I say, communism is not against nature. Capitalism is. Capitalism nature को चूस के खाना चाह रहा है completely. वी हैव रीच्ड उस थ्रेशोल्ड पे जहां पे हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है, इवन ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, वेस्ट ज्यादा हो रहा है, ओवर प्रोडक्शन के हम केसेस में आ चुके हैं. सो अब आई डोंट नो, आई थिंक ज़हीन ऐसे भाई, टाइम पे भी आपको मार्क्सिज्म के उस पूरे वॉल में क्रैक्स नजर नहीं आ रहे हैं? एक तो यार हाँ कार्ल मार्क्स ये कहता है कि भाई जो हिस्ट्री है वो कुछ नहीं है, बस दो क्लासेस के बीच में जो इकोनॉमिक स्ट्रगल है बस वही है. उसने इतना सिंप्लीफाई कर दैट दिया इज पूरी हिस्ट्री को. या इकोनॉमिक दैट इज एन इकोनॉमिक ओवर डिटर्मिनिज्म हो गया दैट ना, इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट हो गया वो. और या उसने बाकी हाँ हाँ. बाकी फैक्टर्स को इन्वॉल्व नहीं किया. देखो, मार्क्स इज नॉट अ हिस्टोरियन उस तरह से. देखो, आई एम सेइंग इज कि देयर इज सर्टेन एस्पेक्ट अबाउट मार्क्स जिसको अगर तुम रीड करने बैठोगे, थिंग्स मेक सेंस. ऐसा नहीं ही इज एन इडियट. ऑल्दो एक इकोनॉमिस्ट तुम्हारे पास आएगा, वो कहेगा नहीं भाई ऐसा नहीं है, जैसे ये ओवर रिडक्शन है, हिस्ट्री इज नथिंग बट अ फाइट बिटवीन क्लास स्ट्रगल्स. नो, इट इज नॉट द केस. सो हाँ, इस चीज के साथ मैं एग्री करता हूँ. बहुत सारे क्रैक्स तुम्हें दिखेंगे मार्क्सिस्ट फिलोसफी में, और उन्हीं क्रैक्स को फर्दर मार्क्सिस्ट ने भरने की कोशिश की है. ग्रामशी ने उन्हीं क्रैक्स को भरने की कोशिश की, डेल्यूज गुटारी ने उन्हीं क्रैक्स को भरने की कोशिश की, हॉर्खनहाइमर ने उन्हीं क्रैक्स को भरने की कोशिश की. तो डाउन द लाइन जो मार्क्सिस्ट आए उन्होंने भी इन क्रैक्स को भरा है. बट मैं अभी उन लोगों की बात नहीं कर रहा, बिकॉज उनके इंटरप्रिटेशंस ऑफ कम्युनिज्म स्लाइटली वेराइड करते चले जाते हैं मार्क्स से. सो फॉर इंस्टेंस, मार्क्स ये जो मानना है कि कैपिटलिज्म पेव्स वे फॉर कम्युनिज्म, डेल्यूज और गुटारी इस चीज में नहीं मानते. दे थिंक कि वो तुम्हें कंप्लीटली इस तरह से जकड़ चुका है कि तुम्हारे लिए पॉसिबिलिटीज ही नहीं हो सकती जो है कम्युनिस्ट रिवॉल्ट की. मतलब कैपिटलिज्म कैन नॉट एवर क्रिएट अ वे फॉर कम्युनिज्म. सो इंटरनल जो मार्क्सिस्ट भी जो है, पोस्ट मार्क्स जो कम्युनिस्ट आए हैं या उस स्कूल ऑफ थॉट्स इंस्पायर्ड है, दे आल्सो रिकॉग्नाइज दीज व्हाट वुड आई से, दीज क्रैक्स. उन्होंने इन्हें मेंड करने की कोशिश की है. सो ऐसा नहीं है. सो व्हेन वी स्टार्ट टू टारगेट जस्ट मार्क्स, हम मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स जो बाद में है, जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, उनको भी हम जो है उस तरह से नहीं पढ़ पाते. इवन मैं नहीं पढ़ पाया. आई एम नॉट वेरी वेल वर्स्ड विद डेल्यूज एंड गुटारी. ग्रामशी मैंने पढ़ी है चीजें, बदेव को मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत, एलन बदेव, उन्होंने भी इसी लाइन ऑफ थॉट पे बातें की है. सो वही चीज है कि हम लोग वी थिंक कि हाँ हमने मार्क्स में जो है प्रॉब्लम ढूंढ दी, हमने मार्क्स को खत्म कर दिया. बट नहीं, वो थॉट लगातार रिफाइन हुआ है ओवर द कोर्स ऑफ ईयर्स. बट मजे की बात यही है कि रिवॉल्ट सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल मार्क्सिस्ट आइडियाज से आया है. तो जो भी कम्युनिस्टिक रिवॉल्ट है, जो भी रिवॉल्ट्स आए हैं, वो ओरिजिनल मार्क्सिस्ट आइडियाज से है, उन्हीं को पढ़ के आए हैं. जो भी रिवोल्यूशन हुए हैं मोटा मोटी, ये जो नए रिफाइनमेंट्स हुए, सोफिस्टिकेशन आए, इंटेलेक्चुअलाइजेशन आए, आई डोंट थिंक कि किसी ने ग्रामशी को पढ़ के रिवॉल्ट किया है, ऑल्दो हिज आइडियाज आर इंटरेस्टिंग. डेल्यूज गुटारी को पढ़ के किया है. दूसरा, मार्क्स जो है वायलेंट रिवॉल्यूशन की बात करता था, आपको पता होगा. तो वो अपने आप में मेरे को एक, it has failed. We have seen that it has failed. हाँ, time and time again it has failed. और उसने सच्ची में बहुत सिंप्लीफाई कर दिया. उसने बस, उसको लगा बस रिच और पुअर है. उसने ये नहीं देखा. मैंने जॉर्डन पीटरसन और जो स्लेवोज जिजेक का जो आपने देखा होगा, वो बहुत बढ़िया डिबेट थी. और उसमें जॉर्डन पीटरसन ने जो पॉइंट रखे थे मार्क्सिज्म के खिलाफ, अगेंस्ट, वो बड़े खूबसूरत थे. उसने बोला भाई नेचर को इन्वॉल्व क्यों नहीं कर रहा तू? रिच एंड पुअर के अलावा तीसरा प्लेयर भी तो है, नेचर. सर्वाइवल के लिए लड़ाई हो रही है भाई यहाँ पे. और हायरार्की तो बनेगी. आप किसी भी जगह चले जाओ, हायरार्की तो बनती है. और ये नहीं देख रहा बंदा कि ठीक है भाई, अगर रिच है, कोई पुअर है भी बंदा, तो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में इतना मौका तो मिलता है ना कि वो ऊपर आ सके.
हाँ, अब ये लोग बोलेंगे भाई अवसर नहीं मिलते हैं, ये मैं मानता हूँ नहीं मिलते कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। जो वो वादा करता है कैपिटलिस्ट कि भाई हाँ भाई आ जाओ, सबको मौका मिलेगा, लेकिन मौका नहीं मिलता है, वो अलग बात है। बट ऐसा है नहीं, इतना सिंप्लीफाई क्यों कर दिया मार्क्स ने, वो खराबी मेरे को लगती थी एक। तुमने जिजैक के आर्गुमेंट सुने कि नहीं? आप बताओ, तुमने आप नहीं बताओ, मैं सुने। आपको लेके आया मैं हूँ इसीलिए कह यहाँ रहा मुझे। हूँ, वॉच वॉच दैट डिबेट। उस डिबेट में लिटरली जिजेक ने ऐसे सहला सहला के मारी है जॉर्डन पीटरसन की। जॉर्डन पीटरसन सिर्फ, लेट मी टेल यू, हम ओवर सिंप्लीफाई करके मार्क्सिज्म को समझ रहे हैं। मैं यही तुमसे बता रहा हूँ, जो भी क्रैक्स है उनको लगातार रिफाइन किया गया है, उनको और ज्यादा उनके ऊपर पट्टी की गई। सो देखो, फिलोसोफर्स दो तरह के होते हैं। एक फिलोसोफर होते हैं जो बड़े आइडियाज देते हैं, मार्क्स, हीगल, बड़े आइडियाज देके चलेंगे। फिर एक सेट ऑफ फिलोसोफर्स होते हैं जो उनके बड़े आइडियाज में जहां पे भी जैसे मान लो सड़क बनाई है, कहीं भी जो है छेद हो गया, टूट फूट रही है, चक्टी लगा रहे हैं, या दीवार में क्रैक्स आ रहे हैं, उसको मेंड कर रहे हैं। सो देर आर डिसेंट अमाउंट ऑफ सेट ऑफ फिलोसोफर्स जो, और बड़े बड़े फिलोसोफर्स भी हैं, बड़े नाम है, जो है ग्रामशी, जिन्होंने हेजिमनी का सिद्धांत दिया। ये सारे बड़े नाम है, इन्होंने उन चीजों को और ज्यादा रिफाइन करने का लगातार काम किया है। सो ग्रामशी ने, सो व्हाट पीटरसन डिड इज कि वो सिर्फ और सिर्फ पैम्फलेट पढ़ के चला गया था मार्क्सिज्म का। और फिर हीगल, जिजेक वाज अ मार्क्सिस्ट बिफोर। जिजेक ने इवन प्रधानमंत्री का चुनाव भी लड़ रखा है अपने यहाँ, हार गया था वो अलग बात है। सो ही इज लाइक अ बिग सेलिब्रिटी। सो जिजेक ने उसके बाद उसकी बहुत गंदी मारी, इसीलिए कहता हूँ वो डिबेट देखो। आई डोंट सी पीटरसन इन अ वेरी गुड लाइट। पीटरसन के साथ इशू पता है क्या है? इज अ ग्रेट साइकोलॉजिस्ट। उसका तुम अगर एच इंडेक्स देखोगे, बहुत अच्छा एच इंडेक्स है, विच इज अ विच इज अ पैरामीटर टू फाइंड आउट कि जो है किसका इम्पैक्ट कितना रहा है अपने डोमेन ऑफ रिसर्च में। अगर तुम पीटरसन के साइटेशंस देखोगे, बहुत ज्यादा साइट किया गया है, मतलब बहुत अच्छा साइटेशन। सो अपने डोमेन में ही इज अ ब्रिलियंट गाय साइकोलॉजी में। बट जब वो फिलोसफी और इन सारे डोमेन्स में आते रहता है तो अंडरस्टैंडिंग क्रम्बल्स, क्योंकि देर इज अ लॉट दैट यू हैव टू रीड। सो इसीलिए मैं कहूंगा कि जो एक बार वो डिबेट्स फिर से देखना, इवन दो जॉर्डन पीटरसन के आर्गुमेंट्स दे सीम फाइन, बट इफ यू स्टार्ट लुकिंग एट जीजेक डीकंस्ट्रक्टेड, इट बिकम्स मेस्ड अप। सो वो डिबेट एक बार फिर से देखना, जीजेक इज जस्ट बहुत टू पहले गुड। देखी थी यार, आज से 1.5-2 साल पहले देखी थी, तो उसके बस वो आइडिया था मेरे को। हाँ, दोबारा नहीं नहीं, वो देखूंगा। डिबेट फिर से देखो। देखो, बहुत कम ही बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स के बीच डिबेट्स हुई हैं जहां पे हम्म तुम्हें दिखेगा कि जेन्युइन डिबेट्स हुई हैं। दैट वाज वन ऑफ दोस। अब जैसे चॉम्स्की और फूको की एक डिबेट बहुत फेमस है, पर उसके साथ इशू ये है कि उस डिबेट में दे आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट कंप्लीटली बातें। वो डिबेट जितनी ज्यादा हाइप्ड है, उतनी ज्यादा हाइप्ड वो करने लायक है नहीं। वहीं जो इनकी है, कॉमन टॉपिक था, कॉमन अंडरस्टैंडिंग थी, और फिर वहां पे मारकाट मस्त मची है। सो वो अच्छी डिबेट है, पीटरसन और जिजेक की। हम्म उस डिबेट की तो जो टिकटें थी वो ब्लैक हो रही थी भाई, आपको पता है? हम्म। ये बहुत खतरनाक और ये जिजेक इज अ माहौल। सुपरस्टार। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बस थोड़ा समझना उसको थोड़ा मुश्किल होता है कई बार, क्योंकि बहुत, एक तो स्टैमर बहुत बादशाह। करता है, नोज़ स्निफ होती है उसकी बहुत ज़्यादा करता है, कई बार उसको समझना मुश्किल होता है। हाँ। So the idea. बहुत खूबसूरत है वो यार बंदा इस मामले में। हाँ, तो कम्युनिज़्म की बात मैं कर रहा था, हम लोग कर रहे थे। तो आपको लगता है कि कैपिटलिज्म की एक बार मैं जानना चाहूंगा कि कैपिटलिज्म को लेकर आपका आपका क्या ख्याल है, क्योंकि आप नोम चॉम्स्की को पढ़ रहे हैं, उन्होंने कैपिटलिज्म के बारे में काफी उन्होंने उसको उसके ऊपर बात करी है। तो कैपिटलिज्म में आपको क्या खामियां नजर आती हैं? देखो, नोम चॉम्स्की का मैं लिंग्विस्टिक्स में ज्यादा इन्वॉल्व हूँ रादर देन हिज सोशल पॉलिटी वाला एस्पेक्ट, क्योंकि वो बहुत विवादास्पद है। क्यों? हम क्या करते हैं ना, सोशल मीडिया से या कहीं से भी लेक्चर से छोटे छोटे सेगमेंट उठाते हैं, जो भी तुम्हें सोशल मीडिया पे दिखेंगे, विच आर अपीलिंग टू यू। बट इसीलिए नोम चॉम्स्की ने सिर्फ एक किताब लिखी है, शायद एक या दो किताबें लिखी हैं सोशल पॉलिटी के ऊपर। एक ऑन एनार्किज्म लिखी है, और एक मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट लिखी है, जहां तक मुझे मालूम है। हम्म रिगरसली इतना काम उन्होंने अपने सोशल पॉलिटिकल वाले एस्पेक्ट के ऊपर नहीं किया है, ऑल्दो लेक्चर्स दिए हैं। वही लैंग्वेज पे उन्होंने लगातार काम किया, अभी पिछले साल तक भी वो काम कर रहे थे। सो दिस इज द केस कि वो जो उनका दूसरा वाला एस्पेक्ट है वो इतना जरूरी एस्पेक्ट है नहीं, बट क्योंकि ही इज अ बिग सेलिब्रिटी, मतलब बहुत बड़ा फिलोसोफर है वो, या लिंग्विस्ट है, वट एवर यू वांट टू कॉल हिम। और ही हैज बीन इन्वॉल्व इन हिमसेल्फ इन जो है प्रोटेस्ट और दुनिया भर की चीजें। तो वहां से चीजें आ जाती है कि हाँ, वी वांट टू नो मोर अबाउट हिज सोशियो पॉलिटिकल व्यूज, हाउ ही इज व्यूइंग इट। सो हमारे यहाँ इंडिया में कई सारे लोग समझते हैं, या कई सारे मार्क्सिस्ट को मैंने देखा है चॉम्स्की को बहुत ज्यादा हाईलाइट करते, बिकॉज ऑफ हिज क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म, कि भाई हाँ, चॉम्स्की भी सही बात है, बट चॉम्स्की इज नॉट अ मार्क्सिस्ट। ही हम्म डजंट अप्रिशिएट मार्क्स वेरी मच। या फिर चॉम्स्की इज नॉट इवन हीगेलियन, नहीं है भाई, वो इन सब स्ट्रक्चर से अलग है, उसके लिए फंडामेंटल क्वेश्चंस और प्राइमरी क्वेश्चंस अलग है। बट ही इज अ कमेंटेटर ऑफ कैपिटलिज्म, जैसा कि तुमने कहा।
कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर्स, कैपिटलिस्टिक सोसाइटीज, उनको लेकर ही इज क्रिटिकल. ही हैज काइंड ऑफ सोशलिस्ट, मोर सोशलिस्टिक टेंडेंसीज. पर चॉम्स्की के जो फादर थे, ही वाज अ मार्क्सिस्ट, हार्डकोर मार्क्सिस्ट. सो चॉम्स्की के जो सोशलिस्टिक टेंडेंसीज है वहां पे भी लेकिन एनार्किज्म साथ में आ जाता है. सो देयर इज सम काइंड ऑफ मिक्सचर ऑफ एनार्किज्म विद सोशलिज्म जो चॉम्स्की के सोशल पॉलिटी में आता है, विच डजंट सीम फीजिबल. क्योंकि एनार्किज्म को हम जिस तरह से देखते हैं, ऐसा लग जैसे बांग्लादेश में भी जो हो रहा है, दैट इज एनार्की. नोबडी वुड वांट कि एनार्की ऐसा कुछ होना चाहिए. अगर तुम देखने पे आओ, इट डजंट मेक सेंस. जैसे अफगानिस्तान में शुरू में कुछ दिन हुआ और अब जिस तरह से स्ट्रक्चर आए, दैट वाज एनार्की. सो यही चीज है कि चॉम्स्कियन सिस्टम एनार्किस्टिक है, पर उसमें भी सोशलिज्म का एस्पेक्ट है काइंड ऑफ. सो दैट इज समथिंग जो डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है. सो फॉर इंस्टेंस, अगर कोई भी पॉलिसी स्कीम या किसी भी चीज को लेकर डिसीजंस लिए जाने हैं, सो मैंने कहा कि तुम एक फैक्ट्री में काम कर रहे हो, या हाँ एक फैक्ट्री में तुम वर्क करो, लेट से तुम ब्रिक की फैक्ट्री में ब्रिक लेयर हो. पीटरसन बहुत इसका एग्जांपल देता है. सो ब्रिक लेयर हो तुम, और कोई मुझे स्कीम बनानी है ब्रिक लेयर्स को लेकर. सो व्हाट विल हैपन इज कि मैं जितने भी ब्रिक लेयर्स हैं सबसे कांटेक्ट करूंगा, एंड दे विल बी इन्वॉल्व्ड इन फ्रेमिंग द पॉलिसी रिगार्डिंग ब्रिक लेयरिंग. ऐसा नहीं होगा कि मैं, जैसा कि हमारे सेक्शंस में चलता है कि कोई बड़ा आदमी आएगा और एक दिन कह देगा कि हाँ दिस इज व्हाट शुड बी डन फॉर ब्रिक लेयर्स, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए. नहीं, इसमें क्या होगा कि काफी सारे हैं जिनकी वॉइसेस दब जाती है, जिनकी बातें नहीं सुनी जाती, समथिंग लाइक दिस. या अगर तुम लेट से आईटी में हो, तो सारे आईटी सेक्टर वालों की मैं जो है बातें सुनूंगा, सारे आईटी से सेक्टर वालों का इनपुट लूंगा, और उसके बाद पॉलिसीज बनेंगी. पर वहां पे टॉप डाउन जैसा कुछ नहीं होगा, मतलब गवर्नमेंट ही नहीं बना रही होगी. there wouldn't be a government of course because he's an anarchist, but वो म्यूचुअल कंसेंसस पे जो पॉलिसीज बनेंगे जिनको फॉलो किया जाएगा, तो इस तरह से वो स्ट्रक्चर चलेंगे. इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम चॉम्स्की का जो सोशो पॉलिटिकल, बट क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म in a sense is necessary because there is a lot that has happened. So if you look at, let's say तुम आईटीज में जाओ, आईटी कंपनीज क्यों अपने एम्प्लॉयज को चूज पाती हैं? तुम किसी भी हमने शायद पिछली बार भी ये बात की थी कि मैंने आज तक कोई भी बंदा नहीं देखा जो एकदम खुश हो आईटी में काम कर रहा हूँ पर खुश भी हो. आई नेवर मेट अ गाय. आई हैव मेट विमेन जो आईटी में वर्क करते हुए भी खुश है, बिकॉज दे आर, वैसे भी उन्हें घर पे काम करना पड़ता है, वो वहां पे काम कर रही है, तो दे आर मेकिंग मनी, अच्छा पैसा दे रहे हैं. बट मर्द चाहे जितना पैसा कमा रहे, इट डजंट मेक सेंस टू देम इन आईटी. फ्रस्ट्रेटेड है, पगलाए हुए. वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस इज कि देयर आर नो सेंस ऑफ कम्युनिटी या कुछ कि तुम अपनी डिमांड्स रख सको एज एन एम्प्लॉय. तुम्हारे जो भी क्लॉजेस होते हैं उनमें पहले ही बता दिया जाता है कि तुम कोई भी संघ नहीं चला सकते, कोई भी यूनियन नहीं बना सकते. मजदूरों के यूनियन पहले होते थे, पहले मजदूरों के यूनियन रिवॉल्ट करते थे, मजदूरों के यूनियन हड़ताल करते थे. IT people cannot do anything like that, even though they are employees. उनके कोई rights as such defined नहीं है जिसके लिए वो मांग सके या मांग कर सके, and that is what is killing them. कोविड के टाइम पे तो लिटरली sucked blood out of their streams, जिस तरह से काम लिया गया था IT employees से. फिर उसके बाद रैपिड हायरिंग हुई, और अब ले ऑफ हो रहे हैं, कचर के ले ऑफ कर रहे हैं. सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज कि जो प्रॉफिट मेकर्स है, जो मनी मेकर्स है, उनको फर्क नहीं पड़ेगा भाई. दे विल बी मेकिंग इनसेन अमाउंट ऑफ मनी. ट्विटर इस समय लॉस में चल रहा है, बट डू यू एवर सी इलॉन मस्क फ्लिंचिंग ओवर इट, या उसे फर्क पड़ रहा हो? नहीं, ट्विटर लॉस में चल रहा है जब से ट्विटर को इलॉन मस्क ने लिया है. बट वो लॉन्ग टर्म या दुनिया भर की चीज है. जिस तरह से देन कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर जिस तरह से लोन्स यूज कर रहे हैं, जिस तरह से बैंक्स यूज कर रहे हैं, अमर तुम उस तरह से बैंक्स नहीं यूज कर सकते. इलॉन मस्क के पास जो भी बिलियन, जो भी नेटवर्थ है, वो पैसा उसके पास हाथ में नहीं है. दैट इज इन लिक्विड, दैट इज नॉट लिक्विड. तो वो सारा का सारा उसके पास इस तरीके से है कि हाँ वो दिखा सकता है, फिर शेयर्स के थ्रू, दुनिया भर के प्रोसीजर्स के थ्रू वो किसी भी बैंक के पास जाएगा, कितना भी चाहेगा लोन मिलेगा, विच इज गिविंग हिम एन एज ओवर एनी पर्सन. अब तुम ये कह सकते हो कि कोई भी पर्सन वहां पे राइज कर सकता है, पर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही इन दैट रिगार्ड फ्लॉड है, क्योंकि कंप्लीटली चूसने पे है. यू वांट मोर चीपर वेज टू डू प्रोडक्शन. अब जैसे लेड बैटरीज को लेकर बातचीत चल रही है, बैटरीज के प्रोडक्शन को लेकर बातचीत चल रही है ईवीज के आने के बाद. इस चीज के ऊपर काफी बात हुई है कि वो जो माइनिंग में बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, वहां पे लिटरली अफ्रीका में माइनिंग में बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं. व्हाट टू डू? इवन वीगनिज्म को लेकर तुम बात देखो. सो वीगनिज्म जब तक इंडस्ट्रीज नहीं खड़ी हुई इस पूरे कल्चर के आसपास, तब तक जो है इश्यूज इतने बड़े नहीं थे. वीगनिज्म इनिशियली वेस्ट से निकल के आया कि वेस्ट में काउ स्लॉटर और ये सारी चीजें बहुत कॉमन थी. हमारे यहाँ काउ स्लॉटर इतनी बड़ी चीज नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ पहले तो लगभग हर जगह लोग गाय ही पाल रहे थे.
एक आध गाय तो सबके घर में होती थी, अब वो धीरे धीरे चला गया। फिर वो अमूल वालों ने अपनी पूरी सेटअप कर ली और फिर देखा अरे भाई यहाँ भी वैसा ही कल्चर डेवलप हो रहा है, दुनिया भर की चीजें। सो वीगनिज्म के जो कोर आइडियाज आए वो वेस्ट से इसीलिए निकले, बिकॉज दे वर लिटरली सीइंग एनिमल्स बीइंग किल्ड बाय दिस ह्यूज कैपिटलिस्ट। छोटे छोटे बच्चे जो हैं चिकन के वो सारे मार दिए जा रहे हैं मैकडोनल्ड में, मैक चिकन टिक्की वगैरह खिलाने के लिए एंड व्हाट नॉट। दे वर इनसे किलिंग एट अ ह्यूज स्केल, और वो प्रॉफिट मेकिंग ही उनका एम था। दिस इज व्हाट कैपिटलिज्म डज। तुम्हारा सिंगल एम है प्रॉफिट मेकिंग और ग्रो करते चले जाना। सो दीज आर द थिंग्स जहाँ पे वैल्यू ऑफ लाइफ नहीं रहती। वैल्यू ऑफ लाइफ वो कहेंगे कि हम दे रहे हैं, क्योंकि हम तुम्हें लेट्स से एनी एम्प्लॉय तुम कहोगे कि हम तुम्हें वैल्यू ऑफ लाइफ दे रहे हैं। अब जैसे पीटरसन एक एग्जांपल देता है कि भाई ये सब्जेक्टिव मामला है, क्योंकि एक आदमी है, वो किसी जगह का एग्जांपल लेता है। वो कहता है एक आदमी है वो उठ के गया एक वोल्केनो में, उस वोल्केनो में वो गया, उसका डेली रूटीन है, उस वोल्केनो में गया, उसने वोल्केनो के अंदर घुस के एक हीरा निकाला, फिर वोल्केनो से उतर गया, फिर उस हीरे को या किसी को जाके मार्केट में बेचा, फिर 10-5 दिन के लिए वो आराम से रहा। वो डेली का उसका रूटीन है, दिस इज समथिंग। तो आर वी पेइंग हिम, वैल्यू ऑफ लाइफ जो है, अगर तुम उसको कंपेयर करोगे इन लोगों से, दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट। दिस इज व्हाट कैपिटलिज्म हैज प्रोवाइडेड। तुम घर बैठे अर्न कर रहे हो, उस हार्डशिप से तुम्हें नहीं गुजरना पड़ रहा है एंड व्हाट नॉट। यार व्हाट ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग इज कि उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस ने वो प्रॉब्लम क्रिएट की है जहां पे वो है। अफ्रीका में माइनिंग अभी भी हो रही है और उन्हें करनी पड़ रही है। दिस इज व्हाट कैपिटलिज्म इज डूइंग। बच्चे कर रहे हैं। इवन तुम हमारे यहाँ ईंट के भट्ठों में पूरे पूरे परिवार लगते हैं भाई। पूरा पूरा परिवार एम्प्लॉय होता है। एक जनरेशन तो पूरी पूरी लग जाती है, वहीं पे घर बना के रहते हैं और काम करते हैं। बिहार से लेके आ गए, जो है नेपाल से लेके आ गए, पूरा का पूरा उसका मार्केट है। सो दिस इज व्हाट कैपिटलिज्म डज। और इसको क्रिटिक तो करना है। तो चॉम्स्की क्रिटिक्स दीज स्ट्रक्चर्स, इवन हिस्ट्री मैपिंग। सो हिस्ट्री भी तुम लेट्स से, चॉम्स्की ने इस बारे में मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में बात की थी। सो हम बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स जो है, न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया या वॉशिंगटन पोस्ट हो गया, हम इनको किस तरह से देख रहे हैं? हम न्यूज़पेपर्स की तरह देख रहे हैं या न्यूज एजेंसीज की तरह देख रहे हैं। बट दे आर नॉट मियरली न्यूज़पेपर्स और न्यूज एजेंसीज, दे आर हिस्ट्री मैपिंग स्ट्रक्चर्स। अगर कल को कोई भी आर्काइवल हिस्ट्री देखने जाएगा तो वो सबसे पहले इन्हीं पेपर्स के पास जाएगा। अगर वॉशिंगटन पोस्ट ने लिख दिया कि पुतिन बहुत प्यारा आदमी है, बहुत क्यूटी है, पुतिन पूकी आदमी है, दिस विल गो डाउन ऑथेंटिकली इन हिस्ट्री। दे आर लिटरली राइटिंग हिस्ट्री। और ये हिस्ट्री नेविगेट किस तरह से हो रही है? गवर्नमेंट के पावर स्ट्रक्चर का इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें, और साथ ही साथ कैपिटलिस्टिक पावर स्ट्रक्चर का इन्वॉल्वमेंट होता है। और दिस इज हाउ हिस्ट्री बीइंग रिटन थ्रू न्यूज़पेपर्स। सो ये हायरार्की इनकी अचानक से टूटी और ये समझ नहीं पाए कि सोशल मीडिया में, क्योंकि डाइवर्स ओपिनियंस फट के आ गए, दे डोंट नो हाउ टू टैकल दैट। क्योंकि कल को लेट से हमें नहीं पता था सोशल मीडिया आने वाला, इवन चॉम्स्की डिडंट न्यू कि ऐसा कुछ होने वाला है। और कल के टाइम्स में ऐसा हो सकता है कि कोई अगर हिस्ट्री लिखने जाएगा तो एक बार अगर वो लेट्स से वॉशिंगटन पोस्ट के बारे में देखेगा तो वो ट्वीट्स भी आर्काइव में देखेगा कि व्हाट वर द ट्वीट्स बीइंग मेड रिगार्डिंग वॉशिंगटन पोस्ट या उस पर्टिकुलर इवेंट के रिगार्डिंग, टू गेट अ मोर ब्रॉडर पिक्चर। सो इनकी वो भी अथॉरिटी छीनी है कुछ हद तक इन दीज डेज। सो वही मैं कह रहा हूँ कि इसीलिए मुझे लगता है काइंड ऑफ रास्ता पेव हो सकता है मे बी कम्युनिज्म के लिए। नॉट श्योर बट इट इज पॉसिबल। इट इज समथिंग बिल्कुल। जो मैं इस बारे में ज्यादा सोचता नहीं हूँ। आई डोंट हैव मच आइडियाज अबाउट इट। ऊपर से ही जो देखता हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट ओनली। क्योंकि कैपिटलिस्ट जो है वही डिसाइड करते हैं हमें क्या पसंद आना चाहिए, हमारी नीड्स, हमारी डिजायर्स, हमारे हाँ वांट्स, वही फैब्रिकेटेड, वही एग्जैक्टली। हाँ बिल्कुल, उसको ही मैन्युफैक्चर करते हैं। और वो जो आपने बोला ना कि हिस्ट्री मैपिंग वाली बात, हाँ बिल्कुल, उससे भी मैं एग्री करता हूँ। दूसरा पता ये भी है कि जो आज की हसल कल्चर की जो देन है, ये हमें सोशल वेलबींग का भी ध्यान नहीं रखा जाता हमारी। हम कितने हो गए देखो, जो हम लोग कहते हैं ना लोनलीनेस, मेंटल हेल्थ, ये किसकी देन है? ये इनडायरेक्टली देखा जाए तो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी की देन है। आज कुछ लोग डिसएग्री करेंगे मुझसे, पर मुझे लगता है जो फैमिली में भी जो घसड़-पसड़ चलती है ना, डोमेस्टिक में प्रॉब्लम चलती है, वायलेंस वगैरह की या डिवोर्स वगैरह की, मतलब उसमें भी कहीं न कहीं कैपिटलिज्म का एक रोल है। अगर मैं कहीं न कहीं से लिंक तो कर दूँगा कि मेरे को लगता है कि आई कैपिटलिस्ट मीन जो दैट इज एन, मतलब उसमें पावर स्ट्रक्चर्स ज्यादा रोल प्ले करते हैं। जो हुँ, फैमिलीज में इश्यूज आते हैं उसमें पावर स्ट्रक्चर ज्यादा रोल प्ले करते हैं। यू आर टॉक यू आर नो और ऑपरेटिंग एट अ सर्टेन पावर स्ट्रक्चर, अगला अलग है। वहाँ पे फूको वगैरह की फिलोसफी आ जाती है। बट हाँ, नॉट एग्जैक्टली कैपिटलिज्म, पर हाँ, इफ अ वुमेन इज ऑल्सो अर्निंग, अ मैन इज ऑल्सो अर्निंग, उसके बाद भी झगड़ा हो रहा है। वुमेन इज नॉट अर्निंग एंड मैन इज अर्निंग, तब भी हो रहा है। वुमेन इज अर्निंग एंड मैन इज नॉट अर्निंग, तब भी हो रहा है। सो नॉट एग्जैक्टली कैपिटलिज्म इन्वॉल्व, बट हाँ इन अ सेंस तुम कह सकते हो कि जो तुम्हारी इच्छाएं और वांट्स हैं, दैट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय कैपिटलिज्म एवरी सिंगल हुँ। डे।
और हाँ, मैं वहीं से यही कह सारा रहा था कलेश कि निकल रहा है। रोल है बस। मैं कह रहा हूँ कहीं न कहीं हम्म। रोल है। मैंने ये नहीं कहा कि उसका हाँ पूरा है। ही 100% हाँ, रोल हर गाड़ी जगह लेनी है, दिखेगा अच्छा आपको। फोन लेना है, हाँ, फिर आप आईफोन वो के देख लो चक्कर ना में डाइवोर्स के बाद, आपको एलिमनी चाहिए हम्म। कि भाई मेरे को इंडिया इतना में तो एलिमनी को लेकर उतनी भयंकर नहीं है। वेस्ट में लेकिन बहुत गंदा एलिमनी को लेकर जो है स्ट्रिक्टर कानून है। हमारे यहाँ उतने हुँ, स्ट्रिक्ट नहीं है, पर वेस्ट में तो बहुत ज्यादा है। मतलब जैसे यहाँ पे बेकार नहीं है, मतलब यहाँ पे बेटर है, आपको ये लगता है? एक इतने औरत स्ट्रिक्ट नहीं है। एक औरत यार अच्छा खासा कमा भी रही है, फिर भी एलिमनी माँग रही है। हाँ वो तो मांगेगी। यार ये गलत है ना, फिर डॉरी क्यों, फिर उसको भी क्राइम क्यों कर दिया? डॉरी को क्राइम बोल दिया तुमने और एलिमनी को रिवार्ड बोल दिया कि भाई एलिमनी तो चाहिए होगी। डाउरी ये डाउरी के डाउरी का क्राइम ऐसा है, डाउरी क्राइम इस वजह से है क्योंकि डाउरी के नाम पे ऑपरेस हो रखे हैं लोग। शादियां नहीं हो रही है डाउरी के नाम पे। एलिमनी के मामले में नहीं हो रहे? डाउरी के आपको लग रहा? नहीं, एलिमनी के नाम पे नहीं होते? एलिमनी तो सेपरेशन के बाद की चीज है ना। कोर्ट में आपने देखा लोगों की एक शादी नहीं औरत हो रही 6 लाख है, बाद में मार रहे हैं। कितना मांग रही थी? 6 लाख पर छह मंथ करोड़ मांग रही हाँ है। हाँ। 6 हाँ लाख एक। पर मंथ मांग रही थी। अब बताओ ये हाँ जज ने ऑपरेशन फिर नहीं कहा है? कि मैं मेरे मेंटल हेल्थ पे असर नहीं पड़ेगा? अरे डू यू नो कि उसका पति कितना कमा रहा है। यार तब भी आप बल्कि अरे डू मैं यू नो। मानता हूँ कि आप आपका दिख रहा है थोड़ा फेमिनिस्ट साइड मेरे को, लेकिन यार फिर भी एक बार सोचो तो आई एम मर्दों नॉट के बारे में टॉकिंग। यार। अरे मैं कह ही नहीं रहा, मैं कह ही नहीं सो अगर तुम 6 लाख अफोर्ड नहीं कर पाओगे मैं तुमसे थोड़ी निकलवा पाऊंगा। इफ यू आर मेकिंग लेट्स से 25 लाख पर मंथ, व्हाट इज 6 लाख। चलो मैं आपको एक केस देता हूँ। मान लो मैं 25 लाख रुपए कमा रहा हूँ पर मंथ, ठीक है, और मेरी बीवी भी 25 लाख कमा रही है, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। अब मैं हमारा लॉयर नहीं हूँ। ठीक है, अरे सुनो तो, कोई केस बना रहा हूँ, डाइवर्स हो गया। अब वो एलिमनी क्यों मांग रही है जब वो अपना खर्चा निकाल सकती है, वो अपने आप को मेंटेन कर सकती है, मैं क्यों दूं भाई उसको? आई डोंट नो मच अबाउट एलिमनी के अराउंड लॉज क्या है, तो मैं इस पे लेकिन कमेंट ये नहीं करूंगा गलत मे है बी कि नहीं इट आप हैज। बताओ ये? नहीं, बच्चा अगर जिसके साथ होगा उसके नहीं नहीं, एलिमनी के मतलब साथ शायद ये भी इन्वॉल्व है ना कि बच्चा किसके साथ है। मान सो लो इफ द बच्चा नहीं है चाइल्ड इज अभी लिविंग फिलहाल, विद हर। बच्चा नहीं है। क्या। मैं हाँ। आपको चलो एक बताता हूँ कि आज क्या हो रहा है, एक ना ऐसे केसेस आ रहे हैं, जो औरत क्या कर रही है, शादी इसलिए कर रही है ताकि डिवोर्स ले और एलिमनी मनी ले, और उसके बाद नेक्स्ट शादी कर रही है। और ऐसी ऐसी औरतें दिखा दूंगा 6 6 शादी कर चुकी हाँ हैं। हाँ। दैट आई एग्री दैट हो रहा। अरे इवन जो अभी अब ये चीजें बीते कुछ टाइम से हो रही है, मेरे एक जान पहचान के व्यक्ति के साथ हो रखी थी कि जो गुड़गांव वगैरह में लड़कियों को ऑनलाइन डेटिंग के थ्रू तुम जानो और फिर उसके बाद तुम होटल में जाओ। हम्म। तुमने लट से तुम्हें लगा कि 4 चीजें मंगा ली और उसके बाद आया बिल 15,000 का, तुम्हारी फट गई। ये चीजें काफी दिन से हो रही हाँ थी हाँ, पर ये इसके चल बारे रहा में है मेन चल रहा है। स्ट्रीट अब बातें। हाँ ये बातें अभी होनी शुरू हुई हैं। सो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये सारे इन स्ट्रक्चर्स को यूज करके औरतों ने एक्सप्लॉइट नहीं किया, दे डू। आई विल टेल हम्म। यू, मैं तुम्हें और एक्सप्लिट जाके बता रहा हूँ, देयर आर फेक रेप केसेस जो रजिस्टर होते हैं। तुम किसी भी लॉयर से बैठ के बात करोगे, देखो। तो इशू ये है कि जो जेन्युइन हैरेसमेंट के केसेस हैं, जो जेन्युइन इश्यूज है, बहुत रेयरली जो है वो रजिस्टर हो पाते हैं। और एक बहुत वास्ट केसेस जो जाते हैं कोर्ट्स में, वो फेक होते हैं भाई। चाचा भतीजे में लड़ाई हुई तो चाची के नाम से लिखवा दिया रेप केस। भाई मैंने ये चीजें देख रखी हैं और हम्म। आसपास के मैं क्योंकि बहुत ही रूरल और बैकवर्ड एरिया से आता, तो ये चीजें भी होती हैं। देर आर सर्टेन गांव जहां पे एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग रह रहे हैं और उन लोगों को इस तरह से इन लोगों ने, जो भी अपर कास्ट वाले हैं, इन्होंने इस तरह से उनको वो कर दिया कि हम तुम्हें लट से 50,000 रुपए देंगे और तुम्हें उसके ऊपर एफआईआर करा देना है। अब वो भी बेचारे क्या करें, खाने को तो उनको पैसा है नहीं। कोई हम्म। पैसा आया, फिर उसके बाद उनके पास अच्छा दूसरा क्या है कि जो है एक्ट भी लग गया। जब उन्होंने किया, एक्ट का भी मामला आ गया। और फिर उसके बाद जो है समझौता अगला आदमी करने आएगा कि इसे हटवा लो तो वो भी पैसा देगा। सो उनके लिए क्विक मनी बेचारों के लिए हो जाता है, कहाँ दाल रोटी भी मुश्किल हो रही है, कहाँ क्विक मनी हो गया तो वो भी ये करते हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग, और यहाँ पे कैपिटलिज्म आ जाता है। कैपिटलिज्म इज प्लेइंग विद यू। अच्छा सो दैट इज तो व्हाट आई एम सेइंग कि इट इज नॉट द केस कि जो है इन ये इश्यूज होते नहीं। आई हैव विटनेस देम एट फर्स्ट हैंड, पास से ही देखा है आसपास की जगहों पे, इसलिए आई नो दीस थिंग्स हैपन। सो मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि एलिमनी के नाम पे मेन ऑपरेस होते हैं। दे आर ऑपरेस्ड, आई डोंट डिनाई दैट। देयर आर केसेस व्हेन दे आर ऑपरेस्ड। हम्म। तो ये जो कैपिटलिज्म का जो ये है सिस्टम पूरा, तो क्या कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने इसका कुछ अल्टरनेटिव दिया हो, बेटर इकोनॉमिक सिस्टम कोई ऐसा जिसमें इतना इनइक्वालिटी ना हो, थोड़ा वेल्थ भी जनरेट हो जाए? वेल्थ जनरेटिंग सिस्टम्स कैपिटलिस्टिक ही हो जाएंगे ना, दैट इज द प्रॉब्लम। इफ नहीं द सिस्टम कुछ इज तो वेल्थ जनरेटिंग एंड फोकसिंग ऑन वेल्थ तो वो कैपिटलिस्टिक हो जाएगा। एक थर्ड वे नहीं हो सो सकता? दे थर्ड वे। ट्राइड सोशलिज्म इज व्हाट इट इज अबाउट। सोशलिज्म के बारे में यही बात है कि हाँ वी विल ट्राई समथिंग
या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी जैसी इंडिया की चल रही, समथिंग लाइक दैट। ये सारी बातें जो है तुम एक बार केशव से बात करना, वो ज्यादा बेटर तरीके से बताएगा। आई एम नॉट एन इकोनॉमिक्स गाय, वो और ज्यादा डिटेल में बताएगा। बट द प्रॉब्लम इज कि they have not seemed to be working very well. Even Gandhian system is against capitalism. गांधीयन अच्छा। ट्रस्टीशिप का सिस्टम, विलेज डेमोक्रेसी का सिस्टम, इट इज अगेंस्ट कैपिटलिज्म। कोई सेंट्रलाइज्ड उससे नहीं, विलेज डेमोक्रेसी रहनी है। सो पर्टिकुलर विलेज की जो है अपनी वो रहनी है, अब वो अपने डिसाइड करेंगे। जो बड़े बड़े लोग हैं उनको ट्रस्टीशिप में आना है, तो एक चंक ऑफ देयर वेल्थ देना है लोगों को कल्याण के लिए, समथिंग लाइक दैट। So Gandhian system is also anti-capitalistic in nature. Some aspect of it are from communism, some aspect of it are from socialism. How feasible it is, uh, we don't have much to look at. That is the problem. पर हाँ, I mean ओशो, हम ओशो के बारे में बात करें तो ओशो was not a belonging to capitalistic culture. अच्छा। बट वो एरिया भी वर्क कर रहा था। आई डोंट नो what economic आपने ये बात कही कैसे progression was यार? working there. रोल्स रॉयस लेके घूम रहे हो बंदा और आप कह रहे हो अरे तो वो कैपिटलिस्ट थोड़े था, वो कैपिटलिस्ट से चूस रहा था। और वहां पे जो लोग ये काम कर रहे थे वो लगातार काम कर रहे थे, पूरा पूरा शहर बसा दिया। व्हाट हम्म। वाज हैपनिंग देयर, व्हाट ही वाज नॉट पेइंग देम। आई एम श्योर ही इज नॉट पेइंग देम। अच्छा। अच्छा, बिजनेस सिर्फ नहीं और था सिर्फ उसका खाना वो है। रहना मिला दैट। हम्म। अरे भाई तुम किसी भी संघ के स्ट्रक्चर में जाओगे तो तुम्हें क्या मिलता है किसी संघ या संगठन में? मतलब जो रिलीजियस होते हैं, खाने पीने का मिलता है, हम्म। रहने का मिलता है, दैट इज इट। बेसिक नेसेसिटीज पूरी है। जो ऊपर बैठा है हाँ उसको थोड़ी बहुत वो चीजें मिल जाती हैं जो भी है, बस ये चीजें हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स पे चल रही है। पर वही है कि इट इज ऑल्सो बुद्धिज्म की बात जो है, अंबेडकर कहते हैं बुद्धिज्म और मार्क्सिज्म को कंपेयर करते हुए, अंबेडकर वाज अगेंस्ट मार्क्सिज्म, ही डिडंट एडमायर इट मच। तो उन्होंने कहा था बुद्धिज्म जो चीजें, सॉरी मार्क्सिज्म जो चीजें प्रपोज करना चाह रहा है, क्लासेस सोसाइटी, हायरार्कीलेस सोसाइटी, ये सारी चीजें तुम्हें संघ की जो प्रक्रिया है बुद्धिज्म में वो ऑलरेडी दिख जाती है। सो बुद्धा ने भी इवन कहा था कि जो है मैं कोई नॉमिनी इसीलिए नहीं रख के जा रहा हूँ अपने बाद, क्योंकि मैं चाहता हूँ यह स्वतः चलता रहे संघ, और ये सारी चीजें, संघ इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ बुद्धिज्म। सो ये डिस्टिंक्शन ड्रॉ करते हुए जो है अम्बेडकर साहब ने भी इस बारे में बात कर रखी है। सो दैट इज द थिंग कि देयर हैव बीन सम सिस्टम्स, पर पता नहीं वो भी feasible होंगे कि नहीं। इट इज डिफिकल्ट टू टॉक अबाउट इट, बट सम काइंड ऑफ हम्म। सोशलिज्म इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि जैसे इंडिया है, इंडिया कैन नॉट बी अ कम्प्लीटली कैपिटलिस्टिक कंट्री। यूएस कैन बी ए कैपिटलिस्टिक कंट्री, क्योंकि वो कंट्री शेप ही हुई है कैपिटलिज्म की वजह से। वो बनी ही कैपिटलिज्म पे है, वो बनी ही बिजनेस पे है। तो दैट प्लेस कैन बी कम्प्लीटली कैपिटलिस्टिक, पर यहाँ पे नहीं। पर अब वहां पे भी पोस्ट कोविड डिमांड होने लगी है कि भाई जो है लेट से मेडिकल फेयर्स कम करो। हमारे यहाँ 108 बोला भाई, जिसके घर में बच्चे हो रहे हैं घर में एम्बुलेंस आ रही है। हमारे गाँव में तो भाई ये महीना लगेगा सावन वावन का, तुम्हें दिखेंगी भाई एम्बुलेंस आ रही है जा रही है, अगल बगल के 4-5 गाँव में आए दिन आ रही है, आए दिन डिलीवरियां हो रही हैं मस्त एकदम। सो बुला रहे, कोई दिक्कत नहीं। अमेरिका में एम्बुलेंस अफोर्ड करना मुश्किल, एज फार एज आई हैव रेड, आई माइट बी रॉन्ग। मेडिकल एक्सपेंसेस इवन तो इंडिया में कंपैरेटिवली अफोर्डेबल हैं, दे आर नॉट इनफ। अमेरिका में तो उतने भी नहीं है। सो वहां पे वो और कह रहे हैं भैया टोन देन डाउन, टोन देन डाउन कॉस्ट ऑफ लिविंग। सो अलग अलग चीजों पे अगर तुम देखोगे, इंडिया कैन नॉट बी अ कैपिटलिस्टिक कंट्री, दैट इज व्हाट आई एम बट ट्राइंग टू बन से। रहा है, नो मैटर पर हाउ वी, धीरे धीरे जहीन भाई, पर धीरे धीरे हम उस तरफ जा रहे हैं। आप देखो कैसे गवर्नमेंट पीछे हट दैट रही इज है। या दैट इज द प्रॉब्लम ना, दैट इज नॉट व्हाट शुड हैपन। ऐसा क्यों यार? आपको लगता है यार गवर्नमेंट का मिनिमम रोल होना चाहिए ताकि ग्रो कर पाए एक नेशन? वरना इकोनॉमी के अंदर कितनी दिक्कत आती है यार। आप फालतू में जो पीएसयूज पड़े हुए हैं उसमें पैसा सड़ रहा है, फालतू में इन्वेस्टमेंट फालतू जा रहा है, कहीं और लगेगा वो पैसा। पीएसयूज का इशू मैं कह नहीं रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रोनी कैपिटलिज्म, जिसमें अभी हम घिरे हुए हैं, बी इट अंबानी अदानी स्ट्रक्चर। तुम इस स्ट्रक्चर से बच के जा ही नहीं पा रहे हो। तुम्हारे पास इतनी टेलीकॉम कंपनीज एग्जिस्ट कर रही थी, सारी की सारी खत्म है। देयर आर जस्ट 2 प्लेयर्स राइट नाउ, 3 इफ यू वांट टू काउंट आइडिया और वोडाफोन का हम्म। जो मर्जर है वो। यू जस्ट हम्म। हैव दो 3 कंपनीज। आइडिया वोडाफोन सर्वाइव कर लिए बेयरली, बीएसएनएल को कंप्लीटली शिप लात मार दिया, नोबडी इज इवन परचेजिंग बीएसएनएल। दिस शुडंट हैव हैपेंड, क्योंकि तुम्हारे एक बहुत बड़ा जो है तबका है जिसके पास भाई अभी भी खाने का जुगाड़ नहीं है। सही कह रहे हो आप। सो पर मैं वी ये कैन कह रहा नॉट था, प्रोग्रेस आपको इन दैट टेंडेंसी डायरेक्शन। बता रहा हाँ। था। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि हम्म होना चाहिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वो हम्म दिख रहा है, जो एक्शंस ले रही है गवर्नमेंट, मुझे उससे दिख रहा है हम्म। कि हम या कैपिटलिस्टिक मोदी इज अ सोसाइटी की तरफ बिजनेस, या ही इज कमिंग फ्रॉम गुजरात, ही वांट्स टू प्रमोट बिजनेस एंड व्हाट नॉट। वो उसी तरह से सोसाइटी को डाइसेक्ट करेगा, उसी तरह से देखने की कोशिश करेंगे। आई गेट दैट, कंप्लीटली गेट दैट, बट आई डोंट थिंक कि
कंप्लीट कैपिटलिस्टिक मैन्यूवर ऑफ इंडिया विल बी जो है हैपनिंग। तुम देखो इन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे रेल से जो है जनरल डब्बे कम किए, ठीक है, इन्होंने AC3 बढ़ा दिए, स्लीपर बढ़ा दिए। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जो बेचारा आदमी जनरल में ट्रेवल कर पाता था वो करता था, नहीं कर पाता था अब स्लीपर में घुसने लगा। बीते 2 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से अगर तुम देखो अश्विनी वैष्णव को धर के लपेटा जा रहा है इस चीज के लिए। अब फिर अब ये क्या करने जा रहे हैं? अब ये जो है जनरल डब्बे फिर से वापस बढ़ाने जा रहे हैं। पीपल की इकोनॉमिक कंडीशन चेंज नहीं हुई है, पीपल के लोगों के पास पैसा आना चेंज नहीं हुआ है। फ्रीबीज की तरफ ये क्यों जा रहे हैं? फ्रीबीज की तरफ जाने का सबसे बड़ा रीजन है कि वो जो फंडामेंटल चीज है कि तुम्हारा पर कैपिटा इनकम जो चेंज होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। जिस स्केल पे वो चेंज करना चाह रहे थे या वादे कर रहे थे वो नहीं हो रही है। वो तुम्हें डायरेक्ट इंडिकेटर के थ्रू दिख रहा है, बट इन्फ्लेशन तो होगा ही होगा। इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है। सो दैट हैज समवॉट बीन प्रॉब्लमेटिक। अब वो अलग अलग सेक्टर्स पे जा रहे हैं। वंदे भारत तुमने चला दी, ठीक है, तुम्हें दुनिया को दिखाना है ओ हमारे यहाँ कुछ बढ़िया हो रहा है एंड व्हाट नॉट। देखो, सो व्हाट हैपेंड इन मोदी रेजिम विद रेलवे स्टेशन, आई लाइक दैट। वाईफाई मिल रहा है तुमको, साफ सफाई मिल रही है। पहले बदबू मारते थे, थूक रहे हैं लोग, कुछ भी कर रहे हैं, कुत्तों की तरह भीड़ लगी हुई है प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म टिकट लगा दिया, लोग आना बंद हो गए, बढ़ा दिया दाम और कम हो गए। So, ठीक है, दीज आर सम स्ट्रेटेजिक ढंग के तरीके, टू कंट्रोल एवरीथिंग, which is fine with me. I'm not against them, but इंडियन सोसाइटी को ऐसा जिस तरह से समझना चाहिए वो नहीं समझ रहे। इट इज नॉट, हम मुफ्तखोर लोग नहीं है, बट हम उतने सफिशिएंट भी नहीं है ना। समझ आइदर मेक अस मोर सफिशिएंट, देन ट्रांजिशन इस फेज में करो, और जस्ट कीप गिविंग फ्रीबीज। दिल्ली में रह के लोग फ्रीबीज के लिए मर रहे हैं, कैन यू बिलीव दैट? दिल्ली अपॉर्चुनिटीज की जगह अगर मैं अभी कल से जो है नौकरी ढूंढना चालू करूं तो 20-30 हजार की नौकरी मुझे कल परसों, मतलब लेट से 2 महीने में तो मिल ही जाएगी, 1-1.5 महीने में 20-30 हजार की नौकरी मिल ही जाएगी, कंसीडरिंग आई हैव कहीं सोशल मीडिया के डोमेन में कुछ ना कुछ मिल जाएगी। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं। उसके बाद भी दिल्ली में लोग प्रेफर फ्रीबीज, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका है जो नहीं कर सकता। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि सोसाइटी के डेमोग्राफिक को कंप्लीटली हम इग्नोर नहीं कर सकते। और दूसरा आपने कहा ना भी फ्रीबीज की तरफ, दिल्ली में फ्रीबीज है। यार देखो, मुझे लगता है दो ही जगह ज्यादा मोस्टली खर्चा आता है, हेल्थ और एजुकेशन। अगर आप इन दोनों चीजों को फ्री कर दो, कुछ मैं जानता हूँ कुछ बड़ी बात कह रहा हूँ, बहुत ही अजीब, बट हेल्थ और एजुकेशन अगर मैं तुम्हें बता रहा हूँ ऑलरेडी तुम्हारे यहाँ का हेल्थ सेक्टर बहुत सस्ता है। तुम्हारे यहाँ का ऑलरेडी जो तुम्हारे यहाँ का ऑलरेडी जो ये है क्या कहते हैं एजुकेशन है, काफी सस्ता है। यहाँ ग्रेजुएशन करना अमेरिका में मुश्किल है लोगों के लिए। तो तुम्हारे यहाँ चीजें रिलेटिवली बहुत सस्ती हैं भाई। मैं तुम्हें बताऊं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्यों कहा? हेल्थ को सस्ता कैसे कहा? सरकारी जगह पे, अच्छा, सरकारी हॉस्पिटल में अगर तुम जा रहे हो, मैं प्राइवेट की बात कर ही नहीं रहा हूँ, सरकारी जगह पे जा रहे हो, चीजें काफी सस्ती। इवन जो मोदी हैं, ये जो स्कीम है इनकी, PM वाली योजना जो आई है जिसमें 5 लाख तक दे रहे हैं, उसको बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाए, बट मैंने खुद उसे अवेल कराया इस बार। आयुष्मान, अपने नाना, हाँ आयुष्मान। सो मैंने खुद नाना के लिए अवेल कराया अपने, ही हैज कैंसर, तो मैंने अवेल कराया, तो मुझे पता है हाउ मच रिलीफ दैट अमाउंट इज। आयुष्मान अवेल कराने के लिए लोग रात रात में लाइन लगा रहे हैं, व्हाट नॉट, पीपल आर यूजिंग इट लाइक इनसेनली। सो या इट इज नॉट, तुम्हें मिल रही है चीजें, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रही है। उनको कैश नहीं कर पा रहे, उनको हिंदू मुस्लिम करना है, ठीक, व्हाटएवर, डू व्हाटएवर यू डू। सो इन दैट रिगार्ड, अगर तुम अब तुम मैक्स में जा रहे हो भाई, तुम्हें बुखार आ रहा है, छींक आ रही है, तो भाई मैं नहीं कर सकता। अगर तुम फोर्टिस में जा रहे हो, तुम्हें दस्त लगे तो भाई मैं नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। नहीं है सस्ता भाई, वो नहीं ये कर रहे, वो सेवा नहीं कर रहे भाई, दे आर रनिंग अ बिजनेस, एज सिंपल एज दैट, वो नहीं करेंगे भाई। पर अगर तुम गवर्नमेंट अस्पताल में जाओगे, चीजें रिलेटिवली ठीक हो जाएंगी, और इफेक्टिव डॉक्टर है, एफिशिएंट डॉक्टर्स हैं उसके। हाँ, ओवर बर्डन है, दैट आई एग्री, बट एफिशिएंट है। तो इस सेंस में मैं कह रहा हूँ। मैं तुम्हें बताऊँ, मेरा ग्रेजुएशन 750 रुपए मेरी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की फीस थी, 1 साल की। 2000 रुपए में मेरा 1200 रुपए, 2200-2400 रुपए में मेरा पूरा ग्रेजुएशन हो गया। क्या बात है यार, मुझे दिखाओ इतना तो इंटरनेट का बिल जाता है मेरा 2 महीने का यार। एग्जैक्टली, मेरा अभी जा रहा है भाई मेरा ग्रेजुएशन। और कितने सारे लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इसी तरह से ग्रेजुएशन करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत महंगी है इफ यू लुक एट इट, पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक टाइम पे बहुत सस्ती थी। अब उन्होंने फीस हाइक उनकी कर दी है, अब उन्होंने महंगा कर दिया, 3-4 हजार रुपए कर दिया शायद ग्रेजुएशन का, 5,000 समथिंग लाइक दैट। बट इज स्टिल, इफ यू लुक एट इट, दुनिया भर के, जर्मनी से मत कंपेयर करना, जर्मनी में एजुकेशन सुना है मैंने बहुत सस्ती है, बट हाँ इफ यू कंसिडर इट डिसेंट है। पर इतनी भी डिसेंट, उसके बाद भी लोग नहीं आ पा रहे हैं। हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट बहुत कम है,
नई एजुकेशन पॉलिसी में इस बारे में बात की है कि हमें हायर हम्म एजुकेशन में एनरोलमेंट बढ़ाना है किसी तरह से, और ज्यादा बढ़ाना है, रिसर्च पुश करनी है, पैसा भले ना दे रिसर्च में, ये हरामी। हम्म मतलब सर, देयर वाज अ कमीशन जिन्होंने कहा था कि जीडीपी का 5% तुम्हें देना रिसर्च के लिए। डू नो हाउ मच दिस गवर्नमेंट इज गिविंग रिसर्च, रिसर्च पे पैसा? बताओ। 0.69%। और ये 90s की रिपोर्ट थी कि आपको 5% तो देना चाहिए जीडीपी का जो है रिसर्च में। अब सालों तुम 1% भी दे हम्म दो, 2% भी दे दो, पॉइंट हम्म सिक्स नाइन परसेंट दे आर गिविंग। और ये हाल ऐसा नहीं कि बीजेपी का है, ये कांग्रेस का भी था, सभी का था, ऐसे ही चल रहा था। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि एजुकेशन इवन दो की है पर एक्सेसिबल उस तरह से नहीं हो पाई है। हम्म स्टिल आपके यहाँ को स्कूल ड्रॉप आउट से और दुनिया भर की चीजें हैं। अमेरिकी आदमी अगर गाली दे कि कॉलेज में कुछ नहीं सिखाया जाता, वो सब ठीक है, समझ में आता है भाई, उधर तुम पैसा फूक रहे हो, तुम्हारा पैसा जा रहा है एंड व्हाट नॉट, दुनिया भर की चीजें। यहाँ पे एजुकेशन रिलेटिवली बहुत सस्ती है भाई, तुम्हें लोन लेके कितने ही लोग कर रहे हैं। until unless you are in IIM और let's say IITs, तुम्हें लोन लेने की जरूरत नहीं है, किसी फैंसी कॉलेज में उसमें नहीं हो। IITs वाले भी, सो आई रिमेम्बर मेरे भाई का जो है लोन लेना था, मेरा भाई को जब इसके लिए एजुकेशन के लिए करना था, इंजीनियरिंग के लिए अपने एजुकेशन लोन, तो उन्होंने तो कहा था 5 साल के लिए दे रहे थे बिन, जितना दे रहे थे उससे शायद 5% ही ज्यादा ले रहे थे। सो इट वॉज बेसिकली फ्री, तुम्हें बस दे दिया उन्होंने लोन पढ़ने के लिए। तो आसान लोन भी है उधर, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन लोन है, अच्छे स्कीम्स पे लोन भी मिल ही जाता है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि उतना हेडेक नहीं है कि पहले की तरह अमेरिकी बना रहे हैं हम, कॉलेज डेट में है। आप इवन तो सरकारी हमारे यहाँ स्कूल की, की बात कर रहे हो ना? आप तो सरकारी स्कूल हाँ कॉलेजेस की हाँ बात हाँ, कर रहे हो ना सरकारी बस। कॉलेज। क्योंकि पढ़ो, प्राइवेट में तो आपको एक एक लाख फीस कौन दिखा रोक रहा दूंगा है ना। अच्छा मुझे बताओ, पढ़ो, किसने रोका है पढ़ने के लिए, मुझे बताओ। ये एमईटी में हाँ जो जाने वाले हैं भाई, अशोका में जो जाने वाले हैं, ये हम भाई, मेरे घर वाले नहीं अफोर्ड कर सकते अशोका भाई, एमईटी नहीं अफोर्ड कर सकते भाई। इवन तो अफोर्ड कर लेंगे, मेरा जमीर गवारा नहीं करेगा वहां जाना। बिल्कुल। मैं कहूंगा कि मैं 1 साल और तैयारी करूंगा भाई, नहीं 10 गुना फीस थोड़े दूंगा, 3 लाख रुपए दे रहा हूँ बीए करने के लिए विच हैपेंस इज अशोका। वहाँ तो अलग भाई, खर्चा गर्लफ्रेंड का है, फिर अलग अलग और चीजें होती हैं यार, बहुत खर्चा बढ़ जाता है। अरे भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, डीयू के इवन कई सारे प्रोफेसर हैं जिनके बच्चे जो है अशोका में पढ़ते हैं। आई नो अ गर्ल, वो अशोका में भी उसका एडमिशन हुआ है, उसकी मम्मी भी डीयू में कहीं पे प्रोफेसर है, किसी कॉलेज में, आई डोंट नो विच कॉलेज, नहीं आई वुड नॉट रिवील विच कॉलेज, बट पढ़ रहा है। ओपी जिंदल, फेल के पैसा निकाल ले लोगों से, दे रहे हैं लोग। हम्म उनके पास फैकल्टी के नाम पे काफी सारे गोरे रहते हैं, ये हार्वर्ड से हम्म पढ़ा है, ये ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है, लो भाई ये गोरे हैं, दे पे हैंडसमली अपने प्रोफेसर्स को भी अच्छा पैसा दे रहे हैं। तो वो ऑल्टरनेटिव हायर एजुकेशन सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं अशोका और ये सारे, और बच्चे जाते हैं, एज सिंपल एज दैट। आई डोंट नो व्हाई दे गो। पढ़ लो हम्म। भाई, थोड़ा सा और पढ़ लो, हो जाएगा एडमिशन भाई, इतना भी कठिन नहीं है। मैंने पता नहीं किसी पॉडकास्ट में सुना था, कौन कह रहा था यार, ये शक्ल याद नहीं आ रही। वो कह रहा है यार, इतना कॉलेज जाने की जरूरत क्या है तुम्हें? एक लेक्चर जो बंदा देता है उसको यूट्यूब पे डाल दो, बंदा देख लेगा, पूरी दुनिया देख लेगी, खत्म कहानी। संजीव वहां सान्याल जाके कह रहे दिमाग, थे। हाँ 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 सही कह रहे हो, आ गई याद। तो मुझे ही उस इज हद नॉट तक ठीक भी लगा, अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि पता है देखो, मैं मानता हूँ कि यार वहां जाना जरूरी है, एक अलग ही माहौल मिलता है, ठीक है, वो एक अलग ही इंटरेक्शन होता है। बट कुछ हद तक मैं उनसे एग्री करता हूँ यार, कि यार इतना पैसा मैं क्यों दूं? मैं अभी देखो एमआईटी के कितने ओपन सोर्स वाले, वो जो ओपन कोर्स क्या होता है, उसके खूब हाँ, सारे ओपन कोर्स पढ़ा, लेक्चर्स ओपन पड़े गया हुए था। हैं। और एक कितने कमाल के हैं यार, कितने कमाल के हैं, अपने पेज से पढ़ सकते हो हाँ, आप, जितनी बार ऊपर पीछे जाना है, आगे पीछे कोई डाउट हो कोई हमारे यहाँ भी दिक्कत कर नहीं। रखा है, स्वयं पे कर रखा है भाई, जाओ फ्री में हाँ पढ़ो, कितना पढ़ना है, बस, वो तो अपने इश्यू नहीं क्वेश्चन है। आंसर के लिए रखो, प्रोफेसर खाली क्वेश्चन आंसर के लिए रखो, डाउट सॉल्विंग के लिए रखो, खत्म कहानी, उससे ज्यादा क्या चाहिए तुम्हें? अरे तो भाई मुझे बताओ, कितने बच्चे जाते हैं कॉलेज रेगुलरली? ये भी है ना, पढ़ने की वो संजीव चाह ही सालिया, नहीं है। कॉलेज, भाई कॉलेज कोई पढ़ने थोड़े जाता है। तुमने जितना जो है लाद के चला है बोझा 12वीं तक, उसका 1/3 बोझा तुम्हारे ऊपर होता है कॉलेज लाइफ में, मतलब ग्रेजुएशन में एटलीस्ट। मास्टर्स में भी मैं कहूंगा आधा हो जाता हो। कॉलेज पढ़ने कौन जाता है? इट इज ऑल अबाउट व्हाट यू आर लर्निंग एज एन इंडिविजुअल इंटरैक्टिंग इन कॉलेज, वहां पे प्रेजेंट होना इंपॉर्टेंट है। दैट ओपन्स यू हम्म अप, दैट कंप्लीटली चेंजेस यू वो 3-4 साल। कॉलेज पढ़ने कौन जा रहा है, क्लास करने कौन जा रहा है? प्रॉक्सी तो सब लगा रहे हैं, हर जगह हम्म का यही हाल है। बायोमेट्रिक थोड़े लगा रहे हैं, किसी का अंगूठा थोड़े लगा रहे हैं कि जो क्लास में घुसो अंगूठा लगाओ। तो कॉलेज का तो सीन ऐसा ही है। और जिनकी नहीं लग रही है, मतलब अटेंडेंस जिनकी कम आ रही है, वो प्रिंसिपल के आगे जाके रो दे रहे हैं, अरे सर देख लो सर, दादी हम्म बीमार थी सर, कैंसर हो गया था दादी को। कॉलेज इज मच मोर देन दिस। मैंने ग्रेजुएशन में क्लासेस नहीं कर रखी हैं, अच्छा। मैंने 50 लेक्चर भी नहीं लिया ग्रेजुएशन में।
नॉट इवन 50 लेक्चर्स, दैट इज 1.5 महीने क्यों? भी मैंने क्लास नहीं की है। इंटरेस्टेड नहीं थे, बोरिंग लगता था? नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ केस ऐसा था कि मैं उस समय आर्टिस्टिक वाले, क्रिएटिव वाले उसमें जोन में चल रहा था। सो अच्छा। मैं थिएटर कर रहा था, मैं जो है पोएट्री, लिटरेचर, इन सब चीजों में इन्वॉल्व था। ऐसा कुछ उखाड़ा नहीं, बट आई हैव डन सम जो है बड़ी बड़ी जगहों पे शोज एंड ऑल दैट। सो मैं ये कर रहा था, और मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं सुबह 8 बजे क्लास करने जाऊँ, अब जाहिर सी बात है सुबह 8 बजे जाऊंगा तो खाना तो बना नहीं पाऊंगा, मुझे हॉस्टल मिला नहीं था, तो खाना तो बना नहीं पाऊंगा। तो 8 बजे क्लास करने जाऊँ, फिर उसके बाद थिएटर की रिहर्सल करके जाते जाते आते जाते शाम के 7 बज जाने, फिर मैं मेरे पास अपने लिए टाइम का है, तो सिंपल लॉजिक वॉज तेल लेने जाए क्लास। हम्म। थिएटर की प्रैक्टिस हमारी जो है, वर्कशॉप जो भी है वो 4-5 बजे है, तभी जाएंगे, एज सिंपल एज दैट। दिस इज हाउ इट वर्क। मेरा लॉजिक ऐसे चल रहा था, मैं क्लासेस नहीं करता था। मास्टर्स में मैंने हम्म। क्लासेस की हैं, वो भी बहुत ज्यादा नहीं। आई एम नॉट अ गाय जो क्लासेस करने वाला है। आई लाइक स्टडिंग ऑन माई ओन पेस, रीडिंग ऑन माई ओन पेस। मैं क्लासेस वाला आदमी नहीं हूँ, मैं स्ट्रक्चर्स में रहने वाला आदमी नहीं हूँ, आई नो दैट। बट आई वुडंट से कि जो है इससे क्या होगा कॉलेज की, सो बेसिकली अननेसेसरी बना रहे हैं इससे। इट इज नॉट जस्ट अबाउट दैट, यू ग्रो एज एन इंडिविजुअल। आप काफी कुछ टीचर से इंटरेक्शन भर से सीखते हैं, बहुत कम ही वो टीचर बाहर होते हो हैं इंटरेक्शन करने वो लायक में। बाहर ज्यादा होता है, वो बाहर ज्यादा होता है। जैसे हाँ प्रखर से क्लास आप के बात बाहर। करते हो कि प्रखर बताता था, वो प्रोफेसर जाके कभी बात कर लेगा इस बारे में, कभी कुछ पढ़ लिया, हम्म। कभी कुछ पूछ लिया, कभी कॉफी पे ही बैठ गए साथ में। वो वही होता है, ऐसा चीज। वहां पे होता है, यहाँ नहीं नहीं हमारे होता यहाँ है नहीं आप। था। अच्छा। हमारे यहाँ था, जहाँ से मेरा ग्रेजुएशन था वहां पे बड़े चिल लोग थे। चाय हम्म। पी रहे हैं साथ में, बातें चल रही हैं, विचारों के आदान प्रदान हो रहे हैं, सुन क्या रहे हैं, मजा बहुत आता था। होगा यार। हाँ। जेएनयू हम्म। में अभी भी है ये कल्चर, डीयू में भी तुम्हें मिल जाएगा। ये जेएनयू में तो जरूरी है, अभी भी कल्चर है। ये जरूरी है। आइडिया से आइडिया टकराते हैं तभी तो यार रिफाइनमेंट होगी उस चीज की, तभी तो आइडिया जो हाँ, होंगे वो इवॉल्व होंगे, अच्छे होंगे। हाँ यार, ये खूबसूरत चीज है। हमें अपनी आ, ह्यूमैनिटीज को और ज्यादा बेटर करने की जरूरत है। ह्यूमैनिटीज में हमने उतना काम किया नहीं। उसकी वैल्यू नहीं है, ह्यूमैनिटीज काम कर करने की नहीं जरूरत रहे ना, यहाँ, वही वैल्यू नहीं दिक्कत है। है। इंडियन सोसाइटी हाँ में वैल्यू नहीं मैं, करे। ह्यूमैनिटीज का मतलब है मैं पढ़ने में कमजोर था इसलिए मैंने लिया। बट दे आर रनिंग, ये लोग समझ नहीं रहे, दे हाँ, आर रनिंग द नैरेटिव, दे आर रनिंग द सोसाइटी। ह्यूमैनिटीज वाले ही रन कर रहे हैं, एंड दे आर नॉट स्लेव्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स, दे आर रनिंग इट ऑल। यूपीएससी वाले ले लो वो आप। शेप कर रहे हैं। हाँ, हम्म। वो भी कर यूपीएससी में तो चलो इंजीनियरिंग वाले भी बहुत जा रहे हैं। पर हम्म। तुम्हारे जितने भी प्रोटेस्ट और ये जितना कुछ है, ये सारी चीजें ह्यूमैनिटीज वाले कर रहे हैं, इंजीनियरिंग वाले नहीं कर रहे हैं भाई। ये जितने भी तुम्हारे प्रोटेस्ट दिख रहे हैं, जितने भी शेप हो रहे हैं, ये एनसी, एनआरसी या फार्मर प्रोटेस्ट, ये जितने, इसमें सब ह्यूमैनिटीज के लोंडे लगे हैं, सब, तो आप ये जितने भी कहते हो तो नजर जो आएंगे। ह्यूमैनिटीज वाले बंदे होते हैं उनके अंदर थिंकर बनने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, वो ज्यादा सोच पाते हैं बेटर तरीके से। सब बन भी नहीं पाते भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वी डोंट हैव मच ओरिजिनल थिंकर्स, बहुत कम है। और अब तो ओरिजिनल सोशल थिंकर का मीडिया एक के बार वो शोर में, डिफाइन करो। मैं एक बार चाहता हूँ, मुझे इस बारे में पूछना भी था, ये होता क्या है, लाइक मतलब ओरिजिनल थिंकर होते कौन है? जहां पे तुम्हें नई इंसाइट्स दिखे, जहां पे तुम्हें ऐसी बात दिखे जो तुमने कहीं नहीं सुने, किसी भी चीज के बारे में, चाहे मार्क्सिज्म के बारे में हो, तो समवन, इफ आई एम कमेंटिंग ऑन मार्क्सिज्म, इफ आई हैव सम न्यू इंसाइट्स, ऐसी इंसाइट जो है मेरी अपनी है, वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, बट दे हैव सम नोवेलिटी टू देम, वो ओरिजिनल थिंकर्स के पास आती है, और हमारे पास बहुत कम है। सो मैं बहुत ही सिंपल कहता हूँ, ओरिजिनल थिंकर का एग्जांपल लेना है, गो टू हरारे। हरारे की अगर आप किताबें पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ, दिस गाइस ओरिजिनल थिंकर। हरारे के अगर लेक्चर्स देखोगे दिखेगा। आई डोंट गेट फैसिनेटेड बाय हरारे, क्योंकि मुझे पता है कहाँ पे वो थोड़ा बहुत लिबर्टी ले रहे हैं, बट देन आई एडमायर चॉम्स्की अ लॉट, ही इज एन ओरिजिनल थिंकर, जो बातें वो कर रहे हैं। सो यू इंडिया में? नीड ओरिजिनल थिंकर्स। इट्स डिफिकल्ट, मोस्ट ऑफ द थिंग्स इंडिया में यार, ओरिजिनल सिस्टम्स प्रपोज करने वाले बहुत कम बचे हैं। आई डोंट नो एनी, बट लेट्स से मार्क्सिज्म पे बात करते हुए तुम्हें तेल तुमड़े के यहाँ बहुत अच्छी इंसाइट्स मिल जाएंगी, आनंद तेल तुमड़े के यहाँ। कबीर के ऊपर बात करते हो तुम्हें पुरुषोत्तम अग्रवाल के यहाँ बहुत अच्छी इंसाइट्स मिल जाएंगी। सो अच्छा, बाय द वे, पुरुषोत्तम अग्रवाल सर का बेटा फिलोसोफर है, ही इज वर्किंग इन कॉग्निटिव साइंस ओनली। अच्छा। ही इज अ ग्रेट स्कॉलर, पुरुषोत्तम अग्रवाल इज अ ग्रेट स्कॉलर। जस्ट यूट्यूब करना, काफी सारे वीडियोस दिख जाएंगे, शायद लंदन टॉप पे भी आ रखे हैं वो, एज अ गेस्ट, मतलब हिंदी भाषियों में बहुत रिस्पेक्टफुली और इंटेलेक्चुअल्स में देखे जाते हैं। सो वही चीज मैं कह रहा हूँ कि ऐसे लोग बहुत कम हैं। अभी हम्म। क्या हो रहा है कि कुछ भी कहीं से भी जोड़ तोड़ के कुछ भी बना के चल रहे हैं। दैट इज व्हाट इज, दैट इज व्हाट फ्रस्ट्रेट्स मी एज वेल। चार बातें इधर सुन ली, चार बातें उधर सुन ली, लो भैया
रगड़ा, छू, हो गया, यही चल रहा है। एकेडमिया में भी बहुत सारा ऐसा होता है, दे टीच यू कि कैसे तुम जोड़ सकते हो डिफरेंट थॉट्स को। क्यों जोड़ना है? आई फाइंड समथिंग रिडिकुलस, व्हाई द हेल आई वांट टू अकोमोडेट इट और थिंक अबाउट इट। मुझे नहीं समझ में आ रही, मुझे बेवकूफाना चीज लग रही, मैं नहीं सोचूंगा उस बारे में। okay. तो ओरिजिनल थिंकर बनने के लिए करना क्या पड़ेगा? लाइक मतलब आप कि जो आप सुनते हैं आइडियाज वगैरह उसको ज्यादा सीरियसली ना लो, या फिर उनको अपनी जो आइडियाज है उसके साथ मिलाओ मत, क्या क्या करना पड़ेगा आपको? आई डोंट नो, कोई प्रोसेस नहीं है, इट 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 हैपेंस, मुझे ऐसा लगता है। तुम्हें अपने आप इंसाइट्स दिखने लगेंगे। मुझे तो, फिर मैं तुम्हें पता भी होगा कि ये जो मैं देख रहा हूँ इस बारे में कोई बात नहीं करता, तुम्हें ये भी पता होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीजें जिनका शोर तुम्हारे सामने आ रहा है तुम्हें पता ही चल जाता है। हाँ कि हाँ इन, लेट से तुम अगर, बहुत सिंपल सी चीज है, लेट से तुम गांधी के ऊपर अगर सोच रहे हो या बात कर रहे हो, तो तुम्हें जितना भी शोर गांधी के ऊपर दिख रहा है तुम्हें दिख ही जाएगा। आई डाउट गांधी के ऊपर अब कोई ओरिजिनल थिंकर हो सकता है। इतना काम कर रखा है, इतना इसमें पीट पीट के जूस निकाल लिया गांधी का, अब कुछ उधर बचा नहीं है, फिर भी गांधीयन स्कॉलर आते फिर कुछ लिख के चले जाते हैं। इट इज नॉनसेंसिकल टू मी, इट इज कंप्लीटली नॉनसेंसिकल। सिमिलरली टैगोर का भी है भाई, इतना पीट दिया गया, इतना पीट दिया, उसके बाद भी कोई आएगा टैगोर पे, ये देखो ये क्या कर रहे हो भाई। वो गन्ने का जूस है, खत्म हो गया, उसके बाद भी पानी में डाल के फिर उसके बाद उसमें जूस निकाल ले, ऐसा हाल हो रखा है। पर हाँ, सो एग्जाम्पल ये था कि इफ यू आर थिंकिंग अबाउट गांधी, सो तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसके बारे में किसी ने कभी भी बात नहीं की होगी। जैसे मैंने तुमसे आज बात की, आई एम होपफुल अबाउट कम्युनिज्म, व्हाई, उसके आंसर्स मैंने तुम्हें दिया। आई एम नॉट क्लेमिंग टू बी एन ओरिजिनल थिंकर, बट हाँ आई थिंक कि अभी मैंने किसी को ये बात करते हुए नहीं देखी, और ये बात मैं पिछले 2-2.5 साल से अपने क्लोज सर्कल में भी कह रहा हूँ। और ये आइडियाज कैसे निकले? ये आइडियाज भी इससे पहले 2 अलग अलग डायरेक्शन से निकले। एक तो मार्क्स की रीडिंग से निकले, एक कुछ आइडियाज जो है हरारे के यहाँ से निकले। देन आई रिकंसाइल्ड देम, आई रिकंसाइल्ड इन अ वे व्हिच सीम्स फीजिबल टू मी। और फिर मैंने कहा कि आई हैव होप्स फॉर कम्युनिज्म, एंड आई सीरियसली थिंक कि कम्युनिज्म को अभी इतने अच्छे से हम लोग समझते नहीं, मैं भी नहीं समझता हूँ। मोस्ट ऑफ द पीपल जो, अब जैसे इंडियन राइट ही है, सुबह से शाम कम्युनिज्म, मार्क्सिस्ट, ये है वो है, सो व्हाट दे आर डूइंग इज वो मार्क्सिस्टों को गाली दे रहे हैं। और मार्क्सिस्ट बहुत सारे हिपोक्रिट्स हुए हैं। इवन हमारे एक शायर थे मजरूह सुल्तानपुरी, उन्होंने तो भाई जब इंडिया चाइना वॉर चल रहा था तो जो है चाइना की अजमत में शेर लिख दिया था। तो ये भी हो रखा है भाई, दे बिलीव्ड इन अ स्टेटलेस सोसाइटी। अब स्टेटलेस सोसाइटी तो क्या भारत, क्या पाकिस्तान, और वहां पे माओ बैठा था, माओ हमारा है। माओ ने उस समय ऐसे बेच रखा था कि यार चाइना में स्वर्ग है, ऐसे स्टालिन ने बेच दिया था कि यहाँ पे स्वर्ग है। तो वो कंप्लीटली पूरी तरह से बिक रखी थी चीज की, चाइना, बीजिंग, नहीं माओ। मॉस्को को लेकर तो काफी तारीफ हुई, मॉस्को तो ऐसे जन्नत बना दिया गया था कि भाई यही है जो जन्नत है दुनिया की। सो काइंड ऑफ रिलीजियस सा माहौल बन गया था। सो यू कैन हेट मार्क्सिस्ट, read Marx at least. You will get an idea that there are some ideas which are ahead of his times, and there are some ideas which are very interesting. Alienation में बार बार कहता हूँ, मार्क्स ने उस बारे में उस जमाने में बात कर दी थी। Even though he is not an existentialist, but he has talked about alienation, कि तुम अपने काम से completely dissociate हो चुके हो, इतना मैकेनिकल सब कुछ हो चुका है, तो तुम्हें जो काम का फुलफिलमेंट भी जो मिलता था वो भी खत्म हो चुका है, और पैसा तुम्हें दिया नहीं जा रहा है, और तुम्हारी नौकरी भी लगातार खत्म रही है कि कभी भी तुम निकल सकते हो। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद आईटी पीपल, एलियनेशन इज हैपनिंग विद देम। सो ये मैं कह रहा हूँ कि इफ यू लुक एट देम विद मोर एज अ, यू नो, एज अ स्टूडेंट, पॉलिटिकल उससे नहीं, उसको छोड़ के अगर तुम देखोगे, देयर आर सम इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स अबाउट देम। इट इज नॉट द केस कि तुम सब कुछ, जैसे तुमने कहा कि तुमको क्रैक्स नहीं दिखते, ऑफ कोर्स मुझे दिखते हैं। तो आगे आने वाले मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स को भी दिखे थे, वो डिसएग्री भी करते थे मार्क्स से, ये भी केस है। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि ऐसा नहीं है, बट यू विल स्टिल फाइंड समथिंग जो वाकई इंटरेस्टिंग होगी। वैसे कहीं ऐसा ना हो कमेंट सेक्शन में लोग आ जाए आपको मार्क्सिस्ट समझ लें और उसके बाद फिर उसके बाद बोल लग नहीं, आई जाए एम भाई नॉट मार्क्सिस्ट, आई एम वेरी क्रिटिकल ऑफ मार्क्सिस्ट, आई एम नॉट दैट क्रिटिकल ऑफ मार्क्स हिमसेल्फ, पर मार्क्सिस्ट का मैं बहुत क्रिटिकल हूँ। इंडियन मार्क्सिस्ट तो सारे के सारे तुम्हें एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग भरे पड़े मिलेंगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जो तुम्हारे यहाँ सबसे ऊपर बैठे हैं वो भी उसी कास्ट से आ रहे हैं, एक कास्ट हायरार्की भी वहां पे चल रही है, जो कि होनी नहीं चाहिए, जो पूरी उसमें इस वाले आइडियोलॉजी के अंदर होनी नहीं चाहिए। हाँ, वो बनेगी ही, बन गई ना, बनेगी ही। यही तो जॉर्डन पीटरसन कह रहा था उस डिबेट में कि यार ये नेचर है, या हायरार्की अपने आप बन जाती है, सबकॉन्शियसली बन जाती है।
आप भी अपने फ्रेंड के ग्रुप में हो गए तो आपको पता है कि ये बंदा है भाई कुछ और मैं कुछ हूँ, हर की अपना बन जाती है भैया। और यही चीज मार्क्स नहीं समझ पाया। मैं इसमें ज्यादा वो नहीं करूंगा आपसे डिबेट इस नहीं, बारे में। मार्क्स मैं ऐसा नहीं है थोड़ा कि समझता नहीं, मार्क्स समझता है भाई वो। मार्क्स इज अ जीनियस, मैं कह रहा हूँ भाई, इवन दो आई हाँ डोंट हाँ। लुक एट हिम एक फिलोसोफर की तरह से, बहुत ज्यादा मैं हम्म उस तरह से नहीं देखता कमाल का फिलोसोफर, बट ही इज अ जीनियस। क्योंकि वो एक ऐसी प्रॉब्लम को मेन स्ट्रीम करके चला गया, जिस प्रॉब्लम के बारे में हम कंप्लीटली कंप्लीटली इग्नोरेंट थे, बात तक नहीं कर रहे थे भाई। वो तो कविताओं में दिख जाएगी, हमारे यहाँ शायरी में मीर के यहाँ दिख जाती है, व्हाट नॉट, पर कंप्लीटली इग्नोरेंट है। एंड दिस इज व्हाट द जीनियस इज, कि उसके बाद उसकी बातों से लोग इन्फ्लुएंस भी हुए। हालांकि बहुत ही ज्यादा निकलो काम करना है, रिवोल्यूशन करना है, उस टोन में थी चीजें, विच इज फाइन, बट दे वर इफेक्टिव। फिलोसोफर्स को लेकर जैसे एक सवाल उठता है कि व्हाट आर फिलोसोफर सपोज टू डू। मार्क्स ने कहा था फिलोसोफर जो है वो सोसाइटी को सिर्फ और सिर्फ इंटरप्रेट कर रहे हैं, रियलिटी को इंटरप्रेट कर रहे हैं, बट द हाँ, उसको थिंग इज दिक्कत यू होती हैव है। टू चेंज रियलिटी। या यू हैव टू चेंज एक्शन, रियलिटी। अच्छा, आइडिया फिलोसोफर प्लस अभी, एक्शन। हम्म या बट व्हाट डू यू डू? अभी मैं एनालिटिक फिलोसोफर हूँ, मैं लैंग्वेज को एनालाइज कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और जो है प्राइम मिनिस्टर इज प्राइम, और लेट्स से द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दो स्टेटमेंट है, मैं इनको एनालाइज कर रहा हूँ, इसमें मैं क्या एक्शन ले लूँ जाके भाई? इट इज नॉट द केस कि मेरी फिलोसफी हमेशा रियलिटी को की तरफ इसी तरह से डायरेक्टेड होगी। जबकि मार्क्स के टाइम पे फिलोसफी डिफरेंट स्ट्रक्चर की चल रही थी, इट वाज आइडियलिस्टिक और मटेरियलिस्टिक, ऐसा कुछ कुछ चल रहा था। हम्म सो या दैट इज द थीम। काफी अच्छी बात हो गई आज है। कॉन्ट्रास्टिंग आई बिल्कुल। होप सो। अब दोनों पॉडकास्ट को अगर हम साइड साइड लगा दे तो लोगों को पता चल जाएगा भाई ये है जहीन भाई की रियलिटी, ये है ज्ञान उनका। एक दूसरा पर्सनैलिटी। यार जहीन भाई नहीं थे, प्रकाश पाठक बैठे थे हमारे साथ। जहीन भाई। we haven't explored Chomsky well. Chomsky and हाँ linguistics यार, हमने हाँ एक्सप्लोर मैं नहीं वही, किया। क्योंकि उसके बाद मैं सोचा कि चलो कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं तो उसको एक नहीं तो इनकोहेरेंट हो जाता काफी कि यार ये कहीं पहुंच गया, लिंग्विस्टिक पे पहुंच गया, एकदम से नेटिविज्म की बात कर रहे हैं। तो वो वाला भी नहीं करना चाहता था मैं। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यार, बढ़िया मजा आया। कुछ अंत में कहना चाहते हो तो बताओ। नथिंग फॉर्मल मच। स्ट्रक्चर। देखो भाई, फॉर्मल स्ट्रक्चर। मेरा मेरा सिंपल है, आई एम नॉट वेल वर्स्ड इन सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी। और आज की जो पूरी कन्वर्सेशन थी उसी डोमेन के इर्द गिर्द ज्यादा चल रही थी, सो इफ आई वेंट इधर उधर, कुछ भी इधर उधर बोल दिया हो, आई माइट बी रॉन्ग एट प्लेसेस, आई नो दैट। सो या वो क्योंकि मेरा नॉलेज गैप उस डोमेन में काफी ज्यादा है, पर इतना तो पढ़ ही लेते हैं कि जो है सुपरफिशियल जो बातें हैं इंटरनेट पे चल रही उससे ज्यादा हो। सो अगर कोई ढंग का स्कॉलर या कुछ भी कोई से देख रहा है, इट इज हाईली प्रोबेबल कि मैंने कुछ बातें गलत बोली हूँ। सो अपॉलॉजीज फॉर दोज थिंग्स अभी से एडवांस में। एंड आई विल ट्राई, क्योंकि मेरे पास टाइम इतना है नहीं कि मैं सोशोपॉल भी अच्छे से डीप डाइव करके पढ़ सकूं, बट आई विल ट्राई ओवर द इयर्स कि मैं उसमें भी ढंग से वेलवर्स हो जाए, बिकॉज इंटरनेट वांट्स मोर ऑफ दैट देन लिंग्विस्टिक्स और कॉग्निटिव साइंस या कोर फिलोसफी। सो या तो जहीन भाई, आपके साथ बात करके बहुत मजा आया, और उम्मीद है कि जो ऑडियंस होगी उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। तो चलें, अलविदा, बाय।